हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका आर एच स्टोरीज 2.0 पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अगाथा क्रिस्टी के नॉवेल द मर्डर ऑफ रॉजर एक्रॉयड का अगला भाग, अध्याय 10, पॉलर मेड। मिसेस एक्रॉयड हमें हॉल में ही मिल गई। उनके साथ एक छोटे कद का दुबला पतला आदमी था जिसकी ठुड्डी आगे को निकली हुई थी और आंखें गहरी भूरी थीं। उसकी पूरी शख्सियत पर वकील होने की छाप साफ झलक रही थी। मिस्टर हैमंड हमारे साथ दोपहर के भोजन के लिए रुक रहे हैं, मिस्टर एक्रॉयड ने कहा। सॉरी, मिसेस एक्रॉयड ने कहा। मिस्टर हैमंड, क्या आप मेजर ब्लंट और डॉक्टर शेपर्ड को जानते हैं? डॉक्टर शेपर्ड, जो बेचारे रॉजर के सबसे करीबी मित्रों में से एक हैं। वे क्षण भर के लिए रुकी और असमंजस में हरक्यूल पायरो को देखने लगी। माँ, ये मिस्टर पायरो हैं। फ्लोरा ने बात संभाली। मैंने सुबह ही आपको इनके बारे में बताया था। ओह हाँ हाँ, बिल्कुल, मिसेस एक्रॉयड ने अनमने ढंग से कहा। बिल्कुल मेरी बच्ची, उन्हें रॉल्फ को ढूंढना है ना? उन्हें यह पता लगाना है कि अंकल की हत्या किसने की, फ्लोरा ने स्पष्ट किया। ओह मेरी प्यारी बेटी, उनकी माँ लगभग रोते हुए बोली। मेरी हालत बहुत नाजुक है। सुबह से ही मैं बुरी तरह परेशान हो चुकी हूँ। कितनी भयानक घटना है। मुझे तो लगता है कि ये कोई हादसा ही होगा। रॉजर को पुरानी और अजीबोगरीब चीज़ों को इकट्ठा करने का शौक था। इस बात पर वहाँ सन्नाटा छा गया। मैंने देखा कि पायरो वकील के पास गए और उनसे धीमी आवाज़ में कुछ कहा। फिर दोनों खिड़की की तरफ चले गए। मैं भी उनके पीछे गया, पर बीच में हिचकिचाकर रुक गया। शायद मैं दखल दे रहा हूँ, मैंने कहा। बिल्कुल नहीं, पायरो ने उत्साह से जवाब दिया। डॉक्टर, आप और मैं मिलकर इस मामले की तहकीकात करेंगे। आपके बिना तो मैं राह भटक जाऊंगा। मुझे मिस्टर हैमंड से कुछ जानकारियां चाहिए। मुझे पता चला है कि आप कैप्टन रॉल्फ पैटर्न की ओर से काम कर रहे हैं, वकील ने सावधानी से कहा। पायरो ने सिर हिलाया। ऐसा नहीं है, मैं केवल न्याय की खातिर ही आऊँ। मिस एक्रॉयड ने मुझसे अपने अंकल की मौत की जांच करने का अनुरोध किया है। मिस्टर हैमंड थोड़े अचंभित दिखे। उन्होंने कहा, मैं ये मानने को कतई तैयार नहीं हूँ कि कैप्टन पैटर्न इस अपराध में शामिल हो सकते हैं, चाहे परिस्थितियाँ उनके कितनी भी विपरीत क्यों ना हो। केवल इसलिए कि वे आर्थिक तंगी में थे। क्या वे वाकई तंगी में थे? पायरो ने तुरंत बीच में सवाल दागा। वकील ने कंधे उचकाते हुए रूखेपन से कहा, रॉल्फ पैटर्न की यह पुरानी समस्या थी। पैसा उनके हाथों से पानी की तरह बह जाता था। वे हमेशा अपने सौतेले पिता से आर्थिक मदद मांगते रहते थे। क्या हाल ही में उन्होंने कोई मांग की थी, मसलन पिछले 1 साल के भीतर? मैं कुछ नहीं कह सकता। मिस्टर एक्रॉयड ने मुझे इस बारे में कभी कुछ नहीं बताया। मैं समझ गया, पायरो ने कहा। मिस्टर हैमंड, मेरा मानना है कि आप मिस्टर एक्रॉयड की वसीयत की शर्तों से वाकिफ़ होंगे। बिल्कुल, आज मेरे यहाँ होने का मुख्य उद्देश्य यही है। तो क्या आप मुझे वसीयत के मुख्य प्रावधान बता सकते हैं? चूंकि मैं मिस एक्रॉयड की ओर से नियुक्त हूँ, तो शायद आपको आपत्ति ना हो। शर्तें काफ़ी सरल है, मिस्टर हैमंड ने बताया। कुछ निजी वसीयतों और उपहारों के बाद। जैसे कि? पायरो ने टोका। उनके हाउसकीपर मिस रसेल के लिए 1,000 पाउंड, रसोइया एमा कूपर के लिए 50 पाउंड और उनके सचिव मिस्टर जेफरी रेमंड के लिए 500 पाउंड। इसके अलावा विभिन्न अस्पतालों को। पायरो ने हाथ उठाकर उन्हें रोका। अस्पतालों और दान में मेरी कोई रुचि नहीं है। ठीक है। मिसेस सेसिल एक्रॉयड को उनके जीवन काल के लिए 10,000 पाउंड के शेयरों से आय मिलेगी। मिस फ्लोरा एक्रॉयड को 20,000 पाउंड की संपत्ति पूरी तरह से विरासत में मिली है, और बाकी सारी जायदाद, जिसमें एक्रॉयड एंड सन्स की हिस्सेदारी भी शामिल है, उनके दत्तक पुत्र रॉल्फ पैटम के नाम होगी। यानी मिस्टर एक्रॉयड ने बहुत बड़ी संपत्ति छोड़ी है। अथाह संपत्ति। कैप्टन पैटर्न एक अत्यंत धनी युवक बनने वाले हैं। कमरे में सन्नाटा पसर गया। पायरो और वकील ने एक दूसरे को गौर से देखा। तभी मिसेस एक्रॉयड की पुकार सुनाई दी और मिस्टर हैमंड उनकी ओर चले गए। पायरो ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे खिड़की खिड़की की ओट में खींच लिया। क्या तुम सच में मेरी मदद करना चाहते हो? उन्होंने धीमी पर गंभीर आवाज़ में पूछा। हाँ बिल्कुल, मैंने उत्सुकता से कहा। मेरी ज़िंदगी बहुत नीरस हो गई है। कुछ रोमांचक करने को मिले तो इससे बेहतर क्या होगा। ठीक है, तो अब हम साझेदार हैं, पायरो ने कहा। अब कुछ बातें हैं जो मैं जानना चाहता हूँ, लेकिन ये जाहिर नहीं होने देना चाहता कि मैं पूछ रहा हूँ। मेजर ब्लंट हमारे पास आने ही वाले हैं। सवाल पूछना तुम्हारा काम होगा। तुम मिसेस फेरर्स का जिक्र छेड़ना, उनके बारे में सहजता से बात करना और पूछना कि क्या वे उनके पति की मृत्यु के समय यहाँ मौजूद थे। बस उनके चेहरे के भावों पर नज़र रखना। पायरो की भविष्यवाणी सच हुई। ब्लंट बाकी लोगों को छोड़कर हमारे पास आ गए। मैंने छत पर टहलने का सुझाव दिया, पायरो वहीं रुक गए। टहलते हुए मैंने एक गुलाब के पास रुककर कहा, 2-3 दिनों में दुनिया कितनी बदल जाती है। पिछले बुधवार में यहीं था रॉजर के साथ। वे बहुत खुश थे, और आज रॉजर भी नहीं रहे और मिसेस फेरर्स भी। आप उन्हें जानते थे? ब्लंट ने संक्षिप्त में सिर हिलाया।
क्या आप उन्हें हाल ही में मिले थे? मैंने पूछा। मंगलवार को रॉजर के साथ गया था, ब्लंट ने अपनी स्थिर आंखों से देखते हुए कहा। वो एक दिलचस्प महिला थी, पर कुछ रहस्यमयी। उसके मन की थाह पाना मुश्किल था। वो बहुत बदल गई थी, ब्लंट ने आगे कहा। पिछली बार जब मैं आया था, तब से वह 10 साल बड़ी दिखने लगी थी। क्या आप यहाँ थे जब उनके पति की मृत्यु हुई थी? मैंने यथासंभव लापरवाही से पूछा। नहीं, उन्होंने जवाब दिया। जो सुना है उस हिसाब से तो उसका मरना ही ठीक था। एशले फेरर्स एक बदमाश आदमी था। तभी लंच का समय हो गया। पायरो ने मुझे थोड़ा पीछे रोक कर पूछा, तुम्हें क्या लगा? मुझे लगता है मेजर ब्लंट पूरी तरह ईमानदार और खरे आदमी है, मैंने कहा। बिल्कुल बिल्कुल, पायरो ने मुझे शांत करते हुए कहा। लंच के बाद मिसेस एक्रॉयड ने मुझे सोफे पर बिठा लिया और अपनी शिकायतें शुरू कर दी। उन्हें दुख था कि रॉजर ने उन्हें सीधे पैसे देने के बजाय फ्लोरा को 20,000 पाउंड दिए। वे मिस रसेल की वसीयत यानी 1,000 पाउंड से भी काफ़ी नाराज़ थीं। उन्होंने मिस रसेल की ईमानदारी पर भी शक जताया। तभी वसीयत के कामकाज के बीच एक नई बात सामने आई। मिस्टर एक्रॉयड ने पिछले दिन 100 पाउंड नकद मंगवाए थे, जिन्हें उन्होंने अपने बेडरूम के एक पुराने कॉलर बॉक्स में रखा था। जब हम सब ऊपर गए और इंस्पेक्टर रैगलन की मौजूदगी में वह बक्सा खोला गया तो उसमें केवल 60 पाउंड निकले। 40 पाउंड गायब थे। जेफरी रेमंड दंग रह गए। असंभव, मैंने खुद उन्हें ये पैसा रखते देखा था। पायरो ने सवाल किया। क्या कल शाम कोई नौकर कमरे में गया था? पता चला कि बिस्तर ठीक करने के लिए एलसी डेल यानी हाउसमेट अंदर गई थी। लेकिन एक और बात सामने आई। पार्लर मेड उर्सुला बांड को मिस्टर एक्रॉयड ने कल दोपहर ही नौकरी से निकालने का नोटिस दिया था। इंस्पेक्टर ने उर्सुला बॉन्ड को पूछताछ के लिए बुलाया। वो एक गंभीर और शांत लड़की थी। आपने नौकरी क्यों छोड़ी? इंस्पेक्टर ने पूछा। मिस्टर एक्रॉयड की मेज़ पर कुछ कागजात अस्त व्यस्त हो गए थे, इसलिए वे नाराज थे। उन्होंने मुझे तुरंत जाने को कहा, उर्सुला ने जवाब दिया। पायरो ने उससे पूछा, कल दोपहर आपकी रॉजर के साथ कितनी देर बातचीत हुई थी? करीब आधा घंटा, उर्सुला ने कहा। उसके जाने के बाद पायरो ने मुझे इंस्पेक्टर की बनाई हुई संदिग्धों की सूची दिखाई। उर्सुला बॉन्ड के नाम के आगे एक निशान था। डॉक्टर, इस सूची में केवल एक ही व्यक्ति है जिसके पास उस समय का कोई पुख्ता एलिबी नहीं है, और वह उर्सुला बॉन्ड है। क्या आपको लगता है उसने हत्या की? मैंने पूछा। मुझे कोई मकसद नज़र नहीं आता, पायरो ने कहा। लेकिन वह ब्लैकमेलर नहीं हो सकती, क्योंकि ब्लैकमेलर कोई पुरुष था। फिर भी मुझे अपने विचारों को व्यवस्थित करना होगा। विधि और व्यवस्था की मुझे आज सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। उन्होंने मुझसे एक मदद मांगी। डॉक्टर, क्या आप कल मार भी जा सकते हैं? वहाँ मिसेस फोलियट से मिलिए और उर्सुला बॉन्ड के पिछले रिकॉर्ड के बारे में पता लगाइए। जाते जाते मैंने भर कर कहा, बेचारा रॉल, क्या आप उसे निर्दोष मानते हैं? पायरो ने गंभीरता से मेरी ओर देखा। सच जानना चाहते हो? सारे सबूत चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि वही दोषी है। मकसद, मौका और साधन। लेकिन मैंने फ्लोरा से वादा किया और मैं आखिरी दम तक सच की तलाश करूंगा। अध्याय 11। पायरो का आगमन। अगली दोपहर जब मैंने मार्बी ग्रेंज की घंटी बजाई तो मेरे मन में एक अजीब सी दुविधा थी। मैं सोच रहा था कि आखिर पायरो मुझसे क्या जानने की उम्मीद कर रहे हैं। उन्होंने ये काम मुझे क्यों सौंपा? क्या इसलिए कि मेजर ब्लंट की तरह वे यहाँ भी पर्दे के पीछे रहकर काम करना चाहते थे? पिछले मामले में तो ये समझ में आता था, पर यहाँ मुझे पूरी तरह बेमानी लग रहा था। मेरी सोच तब टूटी जब एक चुस्त दुरुस्त नौकरानी ने दरवाज़ा खोला। जी हाँ, मिसेस फॉलेट घर पर ही थी। मुझे एक बड़े से ड्राइंग रूम में ले जाया गया। मैं वहाँ इंतज़ार करते हुए उत्सुकता से कमरे का मुआयना करने लगा। एक विशाल और शांत कमरा, जिसमें सजे पुराने चीनी मट्टी के बर्तन, सुंदर नक्काशीदार चित्र और मखमली पर्दे उसकी मालकिन की सुरुचिपूर्ण पसंद का सबूत दे रहे थे। तभी मिसेस फॉलेट कमरे में आई। वे एक प्रभावशाली कदकाठी की महिला थी, जिनके भूरे बाल थोड़े बिखरे हुए थे और चेहरे पर एक बेहद सौम्य मुस्कान थी। डॉक्टर शेपर्ड? उन्होंने हिचकिचाते हुए पूछा। जी हाँ, मैंने जवाब दिया। बिना बताए आने के लिए माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मुझे आपकी एक पूर्व नौकरानी उर्सुला बॉन्ड के बारे में कुछ जानकारी चाहिए थी। जैसे ही मैंने उर्सुला का नाम लिया, उनके चेहरे से मुस्कान गायब हो गई। उनका सारा दोस्ताना व्यवहार पल भर में ठंडा पड़ गया। वे अचानक असहज और बेचैन दिखने लगीं। उर्सुला बॉन्ड? उन्होंने जैसे शब्द को चबाते हुए कहा। जी, मैंने कहा। शायद आपको नाम याद ना आ रहा हो। ओह नहीं नहीं, मुझे अच्छी तरह याद है। वह करीब 1 साल पहले आपको छोड़कर चली गई थी, है ना? हाँ, हाँ, वो चली गई थी, ये सही है। और जब वह यहाँ काम करती थी तो क्या आप उसके काम से संतुष्ट थीं? मिसेस फॉलेट कुछ पल रुकीं और फिर बोली। वह वो बहुत काबिल लड़की है। मुझे यकीन है कि वह जहाँ भी होगी अच्छा काम कर रही होगी।
मुझे तो अंदाज़ा भी नहीं था कि उसने फर्नली पार्क छोड़ दिया है। क्या आप मुझे उसके परिवार या उसकी पृष्ठभूमि के बारे में कुछ बता सकती हैं? मैंने पूछा। मिसेस फॉलियट का चेहरा बिल्कुल भावहीन हो गया था। मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। आपके यहाँ आने से पहले वो कहाँ काम करती थी? मुझे याद नहीं है। उनकी आवाज़ में अब घबराहट के साथ साथ हल्का गुस्सा भी झलकने लगा था। क्या ये सब सवाल पूछना वाकई ज़रूरी है? उन्होंने अपना सिर ऊपर उठाते हुए पूछा। बिल्कुल नहीं, मैंने झेपते हुए कहा। मुझे ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि आपको इन सवालों से आपत्ति होगी। मुझे बेहद खेद है। मेरा नरम लहजा देखकर उनका गुस्सा तो शांत हो गया, पर उलझन बरकरार रही। देखिए, मुझे जवाब देने में आपत्ति नहीं है, पर यह सब थोड़ा अजीब लग रहा है, बस और कुछ नहीं। एक डॉक्टर होने के नाते मुझे इंसानी व्यवहार की परख थी। मैं साफ देख सकता था कि मिसेस फॉलियर झूठ बोल रही थी। वे किसी रहस्य को छुपाने की कोशिश कर रही थी, और चूंकि वह स्वभाव से छल कपट करने वाली महिला नहीं थी, इसलिए झूठ बोलते समय उनकी घबराहट साफ पकड़ी जा रही थी। यह स्पष्ट था कि उर्सुला बॉन्ड के इर्द गिर्द जो भी रहस्य था वो मुझे यहाँ से पता नहीं चलने वाला था। अपनी हार स्वीकार करते हुए मैंने माफ़ी मांगी और वहाँ से निकल गया। शाम के करीब 6 बजे जब मैं घर लौटा तो कैरोलीन चाय के बर्तनों के पास बैठी मेरा इंतज़ार कर रही थी। उसके चेहरे पर वही चमक थी जो तब आती है जब उसके पास कोई बड़ी खबर होती है। आज दोपहर यहाँ एक बहुत दिलचस्प मेहमान आए थे। कैरोलिन ने अपनी कुर्सी पर आराम से बैठते ही धमाका किया। कौन आया था? मिस गैनेट? मैंने अनुमान लगाया। कैरोलिन ने विजयी मुस्कान के साथ सिर हिलाया। फिर से कोशिश करूँ? जब मैंने हार मान ली तो उसने खुद ही बताया, मिस्टर पायरो। मैं चौंक गया। वे यहाँ क्यों आए थे? ज़ाहिर है मुझसे मिलने। उन्होंने कहा कि चूंकि वे मेरे भाई को अच्छी तरह जानते हैं, इसलिए वे उनकी प्यारी और बुद्धिमान बहन से भी मिलना चाहते थे। और किस बारे में बात हुई? उन्होंने मुझे अपने पुराने केसों के बारे में बहुत कुछ बताया। तुम्हें पता है, मॉरिटानिया के राजकुमार पॉल के बारे में? उनकी एक गुत्थी पायरो नहीं सुलझाई थी। राजकुमार उनके बेहद आभारी हैं। मैं समझ गया कि पायरो ने कितनी चतुराई से कैरोलिन का दिल जीता होगा। उन्होंने बिल्कुल वही कहानियाँ सुनाई जो कैरोलिन जैसी महिला को पसंद आती। जेम्स, वे तुम्हारी तरह चिड़चिड़े नहीं हैं, कैरोलिन ने कहा। उन्हें लगता है कि रॉल्फ पैटर्न को ढूंढना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसका गायब रहना उसके खिलाफ जा रहा है। और मैंने उन्हें साफ साफ बता दिया कि लोग इस बारे में क्या बातें कर रहे हैं। कैरोलीन, मैंने सख्त लहजे में पूछा, क्या तुमने उन्हें वह सब बता दिया जो तुमने उस दिन जंगल में सुना था? हाँ बिल्कुल, उसने गर्व से कहा। सच्चाई कभी रॉल्फ को नुकसान नहीं पहुंचाएगी अगर वो बेगुनाह है। हो सकता है वो किसी लड़की की इज्जत बचाने के लिए चुप हो। तुम बहुत ज़्यादा जासूसी उपन्यास पढ़ती हो, मैंने झिड़कते हुए कहा। फिर मैंने पूछा, क्या उन्होंने और भी कुछ पूछा? हाँ, वे उन मरीजों के बारे में जानना चाहते थे जो उस सुबह तुम्हारी सर्जरी में आए थे। क्या? मैं अवाक रह गया। और तुमने उन्हें सब बता दिया? क्यों नहीं, मेरी याददाश्त तुम्हारी तुलना में कहीं बेहतर है, जेम्स। और फिर उसने उंगलियों पर नाम गिनाना शुरू किया। मिसेस बेनेट, वह जख्मी उंगली वाला लड़का, डॉली ग्राइस, वह अमेरिकी स्टीवर्ड, जॉर्ज इवांस, और अंत में वो रुकी और फुसफुसाते हुए बोली, मिस रसेल। कैरोलिन ने अर्थपूर्ण नज़रों से मेरी ओर देखा। उस औरत में कुछ गड़बड़ है, जेम्स, और पायरो ये बात जानते हैं। मिस रसेल महज अपने घुटने के दर्द के लिए आई थी। मैंने झूठ बोलने की कोशिश की। घुटना? कभी नहीं। वो किसी और काम से आई थी, और पायरो को भी यही शक है। कैरोलिन की बातें सुनकर मैं सोच में पड़ गया। क्या पायरो वाकई मिस रसेल में दिलचस्पी ले रहे थे? मुझे याद आया कि उस समय मिस रसेल दवाओं और जहर के बारे में अजीबोगरीब सवाल पूछ रही थी। हालांकि रॉजर को जहर नहीं दिया गया था, फिर भी वो मुलाकात कुछ अजीब तो थी। तभी ऊपर से कैरोलिन की तीखी आवाज़ आई, जेम्स, खाना लग गया है, जल्दी आओ। मैंने आग में कुछ कोयले डाले और शांति बनाए रखने के लिए चुपचाप ऊपर चला गया। आखिर घर की शांति किसी भी कीमत पर ज़रूरी थी। अध्याय 12, गोल मेज। सोमवार को इस मामले की औपचारिक जांच शुरू हुई। मैं यह कार्रवाई का विस्तृत ब्यौरा देकर उसे दोहराना नहीं चाहता। पुलिस के साथ हुए आपसी समझौते के तहत बहुत कम जानकारियां सार्वजनिक की गई। मैंने एक्रोइड की मृत्यु के कारण और उसके संभावित समय के बारे में अपनी गवाही दी। कोरोनर ने लॉर्ड पैटर्न की अनुपस्थिति पर टिप्पणी तो की, पर उस पर बहुत ज़्यादा जोर नहीं दिया। जांच के बाद पायरो और मैं इंस्पेक्टर रेगलैंड से मिले। इंस्पेक्टर के चेहरे पर गहरी चिंता थी। मामला संगीन होता जा रहा है मिस्टर पायरो, उन्होंने कहा। मैं निष्पक्ष रहने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं यहीं का रहने वाला हूँ और मैंने कैप्टन पैटर्न को कई बार देखा है। मेरा दिल नहीं मानता कि वे दोषी हैं, पर सारे सबूत उन्हीं के खिलाफ है। अगर वे निर्दोष है तो सामने क्यों नहीं आते? उनके पास स्पष्टीकरण देने का मौका है, फिर भी वे गायब है। इंस्पेक्टर की बातों में उस समय मेरी समझ से कहीं ज़्यादा गहराई थी। रॉल्फ का हुलिया देश के हर बंदरगाह और रेलवे स्टेशन में भेज दिया गया था। हर जगह पुलिस की पैनी नज़र थी। उनके कमरों और दोस्तों के घरों की कड़ी निगरानी की जा रही थी। इतनी कड़ी घेराबंदी में रॉल्फ का बच निकलना
लगभग नामुमकिन था। खासतौर खासकर तब जब उनके पास ना कोई सामान था और ना ही पैसे। पायरो ने पूछा, क्या आपको लगता है कि वे लिवरपूल गए थे? उस रहस्यमय फ़ोन कॉल का क्या जो लिवरपूल एक्सप्रेस के छूटने से ठीक पहले आया था? हो सकता है, इंस्पेक्टर ने कहा, पर क्या पता वह कॉल सिर्फ गुमराह करने के लिए किया गया हो। पायरो ने गंभीरता से सिर हिलाया। मेरे दोस्त, मुझे नहीं पता, लेकिन एक बात तय है, जिस दिन हमें उस टेलीफोन कॉल का असली मकसद पता चल जाएगा, उसी दिन इस हत्या की गुत्थी भी सुलझ जाएगी। इंस्पेक्टर ने खंजर पर मिले उंगलियों के निशानों का जिक्र छेड़ा। पायरो अचानक कुछ उत्साहित हो गए। इंस्पेक्टर साहब, बंद गलियों से सावधान रहिएगा। ये गलियां जिनका कोई अंत नहीं होता। हो सकता है ये उंगलियों के निशान भी आपको किसी ऐसी ही बंद गली में ले जाएं। आपका मतलब है कि ये निशान नकली हैं? इंस्पेक्टर ने हैरानी से पूछा। पायरो ने कंधे उचकाए। नहीं, मेरा मानना है कि निशान खुद मिस्टर एक्रोइड के ही हैं। हत्यारे ने शायद दस्ताने पहने थे और वार करने के बाद उसने मृतक का हाथ पकड़कर खंजर की मूठ पर दबा दिया होगा, ताकि जांच को उलझाया जा सके। इंस्पेक्टर रैगलन इस अनोखे सुझाव पर सोच में पड़ गए। ये एक दिलचस्प विचार है, मैं इसकी जांच करवाऊंगा। रैगलन के जाने के बाद पायरो ने मेरी ओर देखा। और अब मेरे दोस्त, वक्त आ गया एक पारिवारिक मिलन का। आधे घंटे बाद हम फर्नली के डाइनिंग रूम में एक बड़ी गोल मेज़ के चारों ओर बैठे थे। पायरो मेज़ की मुख्य कुर्सी पर ऐसे बैठे थे जैसे किसी बड़ी कंपनी के चेयरमैन हों। वहाँ हम 6 लोग थे। मिसेस एक्रोइड, फ्लोरा, मेजर ब्लंट, जेफरी रेमंड, पायरो और मैं। पायरो खड़े हुए और शालीनता से झुककर अभिवादन किया। देवियों और सज्जनों, मैंने आप सबको यहाँ एक खास मकसद से बुलाया। सबसे पहले मैं मिस फ्लोरा से एक विनती करना चाहता हूँ। पायरो ने फ्लोरा की ओर देखा। मैडम, आप रॉल्फ की मंगेतर हैं। अगर कोई उन पर भरोसा कर सकता है तो वो आप हैं। अगर आपको पता है कि वे कहाँ हैं तो मेरी आपसे गुजारिश है कि उन्हें सामने आने के लिए मनाइए। उनकी चुप्पी उनके खिलाफ जारी है। अगर वे निर्दोष हैं तो यह पलायन केवल उनके जुर्म पर मुहर लगा रहा है। फ्लोरा का चेहरा पीला पड़ गया था। उसने धीमी आवाज़ में कहा, सच तो यह है कि मुझे उनके बारे में कुछ नहीं पता। उस रात के बाद से मैंने उनसे ना बात की और ना ही उन्हें देखा है। मैंने मैं ईश्वर की कसम खाकर ये कह सकती हूँ। पायरो ने कुछ पल उसे गौर से देखा, फिर मेज़ पर जोर से हाथ मारकर कहा, ठीक है, अब मैं आप सभी से पूछता हूँ। मिसेस एक्रॉयड, मेजर ब्लंट, डॉक्टर शेपर्ड, मिस्टर रेमंड, आप सब रॉल्फ के करीबी हैं। अगर किसी को भी उनके ठिकाने का पता है तो कृपया बोलिए। कमरे में का भारी सन्नाटा छा गया। किसी ने जुबान नहीं खोली। अंत में मिसेस एक्रॉयड ने अपनी आदत अनुसार विलाप शुरू कर दिया। कितना अजीब है रॉल्फ का इस तरह गायब होना। मुझे तो लगता है फ्लोरा, यह ईश्वरीय विधान ही था कि तुम्हारी सगाई का औपचारिक ऐलान नहीं हुआ, वरना आज कितनी बदनामी होती। माँ, फ्लोरा गुस्से से तमतमा उठी। मैं तो हमेशा अच्छा ही सोचती हूँ। मिसेस एक्रॉयड ने रुमाल से आगे पहुँचते हुए कहा, रॉल्फ बचपन में युद्ध के दौर से गुजरा था। शायद इसके दिमाग पर कोई गहरा असर हुआ। कभी कभी लोग अपने किए के जिम्मेदार नहीं होते, वे बस अपना आपा खो देते हैं। जेफरी रेमंड ने माहौल को हल्का करने की कोशिश की, पर मिसेस एक्रॉयड अपनी ही धुन में थी। तभी फ्लोरा ने दृढ़ स्वर में कहा, मिस्टर रेमंड, क्या आप आज ही मेरी और रॉल्फ की सगाई की घोषणा अखबारों में भेज देंगे? फ्लोरा, ये तुम क्या कह रही हो? उसकी माँ ने डरते हुए कहा। माँ, मैं अपने दोस्तों के प्रति बेवफा नहीं हूँ, फ्लोरा ने कहा। उसने मेजर ब्लंट की ओर देखा। क्या तुम्हें नहीं लगता कि मुझे रॉल्फ के साथ इस मुश्किल वक्त में खड़ा होना चाहिए? मेजर ब्लंट ने उसकी ओर गहरे सम्मान से देखा और सिर हिलाया। तुम सही कह रही हो, तुम सही कर रही हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। पायरो ने इस बीच हस्तक्षेप किया। मैडम, आपकी बहादुरी काबिल तारीफ है, लेकिन रॉल्फ के हित में मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इस घोषणा को कम से कम 2 दिनों के लिए टाल दें। फ्लोरा पहले तो हिचकिचाई, फिर मान गई। ठीक है, मैं 2 दिन इंतज़ार करूंगी। अब पायरो का लहजा बदल गया। वे अपनी कुर्सी से थोड़ा आगे झुके और उनकी आंखें चमकने लगीं। अब एक आखिरी बात, मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ सच तक पहुंचना है। सच चाहे कितना भी कड़वा क्यों ना हो, सच सच होता है। मैं इस केस में हार नहीं मानूंगा। और मैं आप सबको एक चेतावनी देना चाहता हूँ। उन्होंने अपनी तीखी नज़र मेज़ पर बैठे हर शख्स पर डाली। इस कमरे में बैठा हर व्यक्ति मुझसे कुछ ना कुछ छिपा रहा है। कोई राज छोटा हो सकता है, कोई बड़ा, पर हर किसी के पास एक रहस्य है। हम सब सन्न रह गए। पायरों की चुनौती भरी निगाहें हम सबके चेहरों पर घूम रही थी, और एक एक करके सबकी निगाहें झुक गई, मेरी भी। मुझे मेरा जवाब मिल गया, पायरों ने एक रहस्यमय मुस्कान के साथ कहा, और कमरे से बाहर निकल गए। अध्याय 13, हंस का पंख। उस शाम पायरों के निमंत्रण पर मैं रात के खाने के बाद उनके घर पहुंचा। कैरोलिन ने जब मुझे जाते देखा तो उसके चेहरे पर साफ असंतोष झलक रहा था। जाहिर है, वह खुद भी मेरे साथ आना चाहती थी। पायरो ने बड़े ही आत्मीय भाव से मेरा स्वागत किया। कमरे की एक छोटी मेज़ पर उन्होंने आयरिश विस्की की एक बोतल, सोडा वाटर और एक गिलास सजा रखा था। हालांकि मैं विस्की का शौकीन नहीं हूँ,
पायरो खुद अपने लिए हॉट चॉकलेट बना रहे थे, जो मुझे बाद में पता चला कि उनका सबसे प्रिय पेय था। उन्होंने मेरी बहन कैरोलिन के बारे में बड़े ही शिष्टाचार से पूछताछ की और उसे एक अत्यंत रोचक महिला बताया। मुझे लगता है आप उसे ज़रूरत से ज़्यादा तवज्जो देकर उसका दिमाग खराब कर रहे हैं, मैंने कुछ रूखेपन से कहा। पायरो हंसे। उसकी उनकी आंखों में शरारत भरी चमक थी। रविवार की दोपहर के बारे में क्या ख्याल है? उन्होंने रहस्यमय अंदाज में कहा। मैं हमेशा किसी माहिर व्यक्ति की सलाह लेना पसंद करता हूँ, पर उन्होंने ये साफ नहीं किया कि उनका इशारा किस ओर था। खैर, आपको गांव की सारी चटपटी गपशप तो पता चली गई होगी, मैंने कहा। सच भी और झूठ भी, उन्होंने धीरे से जवाब दिया, और साथ ही कुछ बेहद कीमती जानकारियां भी। जैसे कि? मैंने उत्सुकता से पूछा। उन्होंने सिरे लाया। जैसे ये कि रॉल्फ पैटर्न के कारनामे किसी से छिपे नहीं थे। अगर उस दिन तुम्हारी बहन जंगल में ना होती तो कोई और वहाँ ज़रूर होता। मैंने थोड़ा चिढ़कर विषय बदला। मेरे मरीजों में आपकी इतनी दिलचस्पी क्यों है? पायरो मुस्कुराए। सिर्फ एक मरीज में डॉक्टर, सिर्फ एक। तभी उन्होंने मुझे वो छोटी सी चीज़ दिखाई, हंस के पंख का एक हिस्सा। मैंने उसे गौर से देखा। अचानक मुझे अपनी पढ़ी हुई एक बात याद आई। पायरो, जो मेरे चेहरे के भावों को पढ़ रहे थे, बोले, हाँ, ये स्नो यानी हीरोइन है। नशा करने वाले इसे नाक से सूंघने के लिए इसी तरह इस्तेमाल करते हैं। डायमॉर्फिन हाइड्रोक्लोराइड। मैंने एक डॉक्टर की तरह तकनीकी नाम लिया। यह तरीका विदेश में, खासकर कनाडा या अमेरिका में, बहुत आम है। यह इस बात का एक और सबूत है कि वह अजनबी वहीं से आया था, पायरो ने समझाया। पर उस समर हाउस ने आपका ध्यान कैसे खींचा? मैंने पूछा। पायरो ने समझाते हुए कहा, इंस्पेक्टर को लगा कि वह रास्ता सिर्फ शॉर्टकट के लिए है, पर मुझे लगा कि समर हाउस किसी गुप्त मुलाकात के लिए बेहतरीन जगह। वह अजनबी न सामने के दरवाजे से आया न पीछे के, यानी घर से कोई बाहर जाकर उससे मिला। और मुझे वहाँ दो चीज़ें मिली, एक हंस का पंख और कढ़ाई वाले कैम्ब्रिक कपड़े का टुकड़ा। उस कपड़े के टुकड़े का क्या राज है? मैंने उत्सुकता से पूछा। पायरो ने अपनी भौहें से गोड़ी। तुम अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते डॉक्टर। कढ़ाई वाला कैम्ब्रिक का टुकड़ा साफ इशारा करता है कि वह किसी स्त्री के रुमाल का हिस्सा था। तो वह अजनबी किसी महिला से मिलने समर हाउस गया था, मैंने निष्कर्ष निकाला। पर वो महिला कौन थी? क्या मिसेज एक्रॉयड या फ्लोरा? वे भी तो कनाडा से आई थी। पायरो ने रहस्यमयी चुप्पी साध ली। मैंने अपनी जेब से एक कागज़ निकाला और कहा, मैंने कुछ तर्क लिखे हैं, शायद वे काम आए। पायरो ने उत्साह दिखाया। बहुत बढ़िया, चलिए आपके तरीकों को भी देख लेते। मैंने पढ़ना शुरू किया। रात 9:30 बजे एक्रॉयड को किसी से बात करते सुना गया। खिड़की का सुराग। रॉल्फ पैटर्न खिड़की के रास्ते अंदर आया होगा, क्योंकि जूतों के निशान उसी के थे। एक्रॉयड की घबराहट। वे केवल किसी परिचित को ही अंदर आने देते। पैसे की मांग। वो व्यक्ति पैसे मांग रहा था और हम जानते हैं कि रॉल्फ तंगी में था। मेरा निष्कर्ष ये है, मैंने आगे कहा, कि 9:30 बजे रॉल्फ ही अंदर था, पर 9:45 तक एक्रॉयड जीवित थे, यानी रॉल्फ ने उन्हें नहीं मारा। वो खिड़की खुली छोड़कर चला गया होगा और बाद में वह अमेरिकी अजनबी अंदर घुसा, और हो सकता है कि वह पार्कर के साथ मिला और पार्कर ही वो ब्लैकमेलर हो। पायरो ने शांति से सुना और कहा, एक अच्छा सिद्धांत है, पर इसमें कुछ सवाल अब भी अधूरे हैं। जैसे वो फ़ोन कॉल, वो सरकाई हुई कुर्सी और वे गायब हुए 40 पाउंड। हो सकता है एक्रॉयड ने खुद वे पैसे रॉल्फ को दे दिए हों, मैंने सुझाव दिया। और रॉल्फ क्यों गायब है? एक डॉक्टर के नाते मुझे लगता है कि वह घबरा गया होगा। निर्दोष लोग भी डर के मारे दोषी जैसा व्यवहार करने लगते हैं। सच है। पायरो ने गहरी सांस ली। पर एक बात मत भूलिए, मकसद। रॉल्फ को एक बड़ी जायदाद मिलने वाली है। मैंने हामी भरी। हाँ, ये एक बड़ा कारण है। पायरो ने धीरे से कहा, सिर्फ एक नहीं। रॉल्फ के खिलाफ तो तीन तीन मकसद नज़र आते हैं। पहला विरासत, दूसरा ब्लैकमेल, हो सकता है वही मिसेस फेरर्स को ब्लैकमेल कर रहा हो, और तीसरा वो नीला लिफाफा। पर यहीं हम दोनों अलग हैं डॉक्टर। पायरों की आंखें चमकने लगी। तीन तीन ठोस मकसद, ये तो हद से ज़्यादा है। और यही वजह है कि मेरा मानना है कि रॉल्फ पैटर्न निर्दोष है। मैं अवाक होकर उन्हें देखता रह गया। अध्याय 14। मिसेस एक्रॉयड। उस शाम की चर्चा के बाद मुझे महसूस हुआ कि यह मामला अब एक नए चरण में प्रवेश कर चुका है। पूरे घटनाक्रम को दो स्पष्ट हिस्सों में बांटा जा सकता है। पहला भाग, शुक्रवार शाम रॉजर की मृत्यु से लेकर सोमवार रात तक, जहां मैं हर कदम पर पायरों के साथ था और वही देख रहा था जो वे देख रहे थे। हालांकि मैं उनके दिमाग को पढ़ने में पूरी तरह असफल रहा। पायरों ने अपनी खोजें, जैसे कि वो सोने की अंगूठी, तो मुझे दिखाई, पर उनके पीछे का तर्क वे हमेशा अपने तक ही सीमित रखते थे। सोमवार के बाद हमारे रास्ते अलग हो गए। पायरो अपनी जांच में व्यस्त थे और मैं अपने काम में। रहस्य को सुलझाने में हर किसी का थोड़ा बहुत योगदान था, जैसे कोई पहेली हो जिसका एक एक टुकड़ा अलग अलग लोगों के पास हो। लेकिन उन टुकड़ों को जोड़कर पूरी तस्वीर बनाने का हुनर केवल पायरो के पास ही था।
कालक्रम के अनुसार मंगलवार सुबह की शुरुआत मिसेस एक्रॉयड के बुलावे से हुई। वे बीमार थी, या कम से कम बीमार होने का नाटक कर रही थी। उन्होंने अपना दुबला हाथ मेरी ओर बढ़ाया और बिस्तर के पास रखी कुर्सी की ओर इशारा किया। डॉक्टर, मैं पूरी तरह टूट चुकी हूँ, उन्होंने कराहते हुए कहा। बेचारे रॉजर की मौत का सदमा मुझ पर असर कर रहा है। एक डॉक्टर होने के नाते मुझे पता था कि यह महज बहानेबाजी है, पर शिष्टाचार के नाते मैंने उन्हें एक टॉनिक लिख दिया। मुझे पता था कि उन्होंने मुझे अपनी बीमारी के लिए नहीं, बल्कि किसी और राज को साझा करने के लिए बुलाया। मिसेज एक्रॉयड सोमवार के मिलन समारोह में पायरो के व्यवहार से बहुत आहत थी। वो छोटा विदेशी हम पर ऐसे चिल्ला रहा था जैसे हम मुजरिम हों। क्या उसे लगता है कि मैं कुछ छुपा रही हूँ? मैंने धीरे से कहा, अगर आप कुछ नहीं छुपा रही हो तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। तभी उन्होंने असली बात छेड़ी। वे डरी हुई थी कि पार्लर मेड उर्सुला बांड पुलिस को कुछ बता ना दे। उन्होंने रुमाल से अपनी आंखें पोंछते हुए स्वीकार किया कि शुक्रवार की दोपहर दोपहर उन्होंने रॉजर के स्टडी रूम में ताक झांक की थी। डॉक्टर, मैं बस ये देखना चाहती थी कि वसीयत में मेरे लिए क्या है। रॉजर अपनी वसीयत को बहुत गुप्त रखते थे। मैंने देखा कि उनकी दराज में चाबियां लगी हुई हैं। मैं खुद को रोक नहीं पाई। जैसे ही मैंने वसीयत ढूंढने के लिए दराज खोली, उर्सुला बॉन्ड अंदर आ गई। मिसेज एक्रॉयड ने बताया कि उन्होंने उर्सुला के सामने धूल झाड़ने का बहाना बनाया, पर उस लड़की की नज़रों में एक अजीब सा तिरस्कार था। उन्हें डर था कि उर्सुला इस बात का बतंगड़ बना देगी। मैंने उनसे एक और सवाल पूछा, मिसेज एक्रॉयड, क्या वे आप ही थी जिसने ड्राइंग रूम की वह चांदी की मेज़ खुली छोड़ी थी? उनका चेहरा शर्म से लाल हो गया। पाउडर और रूज भी उनके अपराध बोध को छिपा नहीं सके। हाँ, दरअसल मुझे लगा कि चांदी का एक टुकड़ा बहुत कीमती है और मैं उसे लंदन ले जाकर उसकी कीमत लगवाना चाहती थी। तभी मैंने छत पर किसी के कदमों की आहट सुनी और डर के मारे ढक्कन खुला छोड़कर भाग गई। वह आहट शायद मिस रसेल की थी। मिसेज एक्रॉयड की बातों से एक बात और साफ हो गई। मिस रसेल उस शाम खिड़की के रास्ते घर में घुसी थी। जब मैं घर से बाहर निकल रहा था तो पार्लर मेड उर्सुला बॉन्ड ने मेरा कोट पहनने में मदद की। उसकी आंखें सूजी हुई थी। उसने मुझसे बड़ी उम्मीद से पूछा, डॉक्टर साहब, क्या कैप्टन पैटन की कोई खबर है? उन्हें वापस आ जाना चाहिए। उनका वापस आना बहुत ज़रूरी है। उसने मुझसे हत्या के समय के बारे में भी पूछा और ये जानकर निराश हो गई कि फ्लोरा ने रॉजर को 9:45 जीवित देखा था। उसे उम्मीद थी कि शायद मौत उससे पहले हुई हो। घर पहुंचने पर मैंने देखा कि मेरी बहन कैरोलिन 7वें आसमान पर थी। पायरो उससे मिलने आए थे और अब वह आधिकारिक तौर पर उनकी सहायक बन गई थी। जेम्स, मिस्टर पायरो ने मुझसे एक बहुत खास चीज़ पता लगाने को कही है, कैरोलिन ने गर्व से कहा। क्या? मैंने पूछा। वे ये जानना चाहते हैं कि होटल थ्री बर्ड्स में रॉल्फ पैटन के पास जो जूते थे, उनका रंग क्या था, काला या भूरा? कैरोलिन ने अपनी जासूसी नेटवर्क मिस गैनेट और उनकी नौकरानी क्लारा के जरिए तुरंत पता लगा लिया। मिस्टर पायरो को लगा था कि वे भूरे होंगे, पर वे गलत निकले। होटल में रॉल्फ के जूते काले थे। कैरोलिन को लगा कि उसने पायरो को गलत साबित कर दिया, पर मैं उलझन में था। अगर रॉल्फ के जूते काले थे तो रॉजर के कमरे की खिड़की के बाहर मिले पैरों के निशान भूरे जूतों के कैसे थे? मामला सुलझने के बजाय और अधिक पेचीदा होता जा रहा था। अध्याय 15। जेफरी रेमंड। उस दिन मुझे पायरो की रणनीति की सफलता का एक और प्रमाण मिला। उनकी वह चुनौती मानव स्वभाव की उनकी गहरी समझ का एक उत्कृष्ट उदाहरण थी। डर और अपराध बोध के मिश्रण ने मिसेस एक्रॉयड को सच बोलने पर मजबूर कर दिया था, और वे पहली व्यक्ति थी जिनके मन का राज सामने आया। उस दोपहर जब मैं अपने मरीजों को देखकर लौटा तो कैरोलीन ने बताया कि जेफरी रेमंड अभी अभी यहाँ से गए। क्या वे मुझसे मिलना चाहते थे? मैंने अपना कोट टांगते हुए पूछा। कैरोलीन, जो हर बात जानने को बेताब रहती है, मेरे पास आकर फुसफुसाई। वे मिस्टर पायरो को ढूंढ रहे थे। वे उनके घर द लॉर्चेस भी गए थे, पर पायरो वहाँ नहीं थे। रेमंड को लगा कि शायद वे यहाँ होंगे। कैरोलीन ने आगे बताया कि रेमंड के जाने के ठीक 1 मिनट बाद पायरो अपने घर पहुँच गए थे। उसने ये सब अपनी खिड़की से देखा था। तुम एक बार उनके यहाँ क्यों नहीं जाते जेम्स? कैरोलीन ने सुझाव दिया। रेमंड उनसे कुछ ज़रूरी बात करना चाहते थे। शायद तुम्हें पता चल जाए कि मामला क्या है। मेरी जिज्ञासा इतनी प्रबल नहीं है कैरोलीन, मैंने दिखावा करते हुए कहा। पर कैरोलीन जानती थी कि मैं भी सच जानने को उतना ही बेताब हूँ। अंत में उसने मुझे मेट्रल जेली यानी एक प्रकार का मुरब्बा का एक डिब्बा थमाया और उसे पायरो को देने के बहाने उसके उनके घर भेज दिया। जब मैं पायरो के घर पहुंचा तो उन्होंने मेरा बड़े गर्मजोशी से स्वागत किया। कमरे में काफ़ी गर्मी थी क्योंकि उन्होंने खिड़कियां बंद कर रखी थी। मैंने उन्हें जेली का डिब्बा दिया और मिसेस एक्रॉयड के साथ ही अपनी बातचीत का ब्यौरा दिया। तो मिसेस एक्रॉयड ने वसीयत देखने की कोशिश की थी और चांदी की मेज़ भी उन्होंने ही खोली थी। पायरो ने सोच समझ कर कहा। इससे उर्सुला बॉन्ड की स्थिति साफ होती है, पर अब सवाल यह है कि उर्सुला उस दिन किससे मिलने गई थी और क्यों? तभी मैंने उन्हें कैरोलिन का मैं विशेष संदेश दिया।
रॉल्फ पैटर्न के पास होटल में जो जूते थे वे काले थे, भूरे नहीं। यह सुनकर पायरो के चेहरे पर पल भर के लिए निराशा की एक लहर दौड़ गई। काले? क्या उसे यकीन है? उन्होंने बुदबुदाते हुए कहा। ऐसा लगा जैसे ये जानकारी उनकी किसी योजना में फिट नहीं बैठ रही थी। तभी दरवाज़ा खुला और युवा सचिव जेफरी रेमंड अंदर आए। वे हमेशा की तरह ऊर्जा से भरे और आकर्षक लग रहे थे। मिस्टर पायरो, डॉक्टर, मैं आप दोनों से ही मिलना चाहता था, रेमंड ने बैठते हुए कहा। सच कहूँ तो कल आपकी उस चुनौती ने मेरी अंतरात्मा को झकझोर दिया। मैं एक बात कबूल करना चाहता हूँ। पायरो ने गहरी दिलचस्पी दिखाई। बात यह है कि मैं भारी कर्ज में डूबा हुआ था, रेमंड ने बड़ी बेबाकी से कहा। एक्रॉयड की वसीयत में मिले 500 पाउंड मेरे लिए किसी वरदान से कम नहीं है। पुलिस के डर से मैंने ये बात छिपाई थी, क्योंकि मुझे लगा कि वे इसे हत्या का मकसद मान लेंगे। पर चूंकि पौने 10 बजे मैं मेजर ब्लंट के साथ बिलियर्ड्स खेल रहा था, तो मेरे पास पुख्ता सबूत यानी एलिबी है। पायरो मुस्कुराए। आपने सच बोलकर बहुत अच्छा किया मिस्टर रेमंड। जब कोई कुछ छुपाता है तो मुझे शक होता है कि बात बहुत संगीन है, पर अब सब साफ है। रेमंड के जाने के बाद पायरो ने मुझसे कहा, देखा आपने डॉक्टर, इस घर में लगभग हर किसी को एक्रॉयड की मौत से कुछ ना कुछ लाभ हुआ है। मिसेस एक्रॉयड, फ्लोरा, रेमंड और यहाँ तक कि मिस रसेल भी। केवल मेजर ब्लंट ही ऐसे हैं जिनका कोई स्वार्थ नजर नहीं आता। फिर हमारी बातचीत पार्कर यानी बटलर पर मुड़ी। पायरो का मानना था कि पार्कर हत्यारा भले ना हो, पर वह ब्लैकमेलर ज़रूर हो सकता है। वे पार्कर के साथ एक छोटा सा प्रयोग करना चाहते थे। हम फर्नली पार्क पहुंचे। पायरो ने फ्लोरा की मदद से उस रात के एक दृश्य का पुनर्निर्माण करने का फैसला किया। उन्होंने पार्कर को बुलाया और उसे बिल्कुल उसी तरह ट्रे लेकर आने को कहा जैसे वो शुक्रवार की रात लाया था। फ्लोरा अध्ययन कक्ष के दरवाजे पर खड़ी हुई और पार्कर हॉल से ट्रे लेकर आया। ओह पार्कर, मिस्टर एक्रॉयड आज रात फिर से परेशान नहीं होना चाहते। फ्लोरा ने उस रात के संवाद को दोहराया। बहुत बढ़िया मिस, क्या मैं हमेशा की तरह ताला लगा दूं? पार्कर ने जवाब दिया। प्रयोग खत्म होने के बाद पायरो ने पार्कर से अजीब सवाल पूछा। क्या उस रात तुम्हारी ट्रे में वाकई 2 गिलास थे? दूसरा गिलास किसके लिए था? पार्कर ने विनम्रता से कहा, मैं हमेशा 2 गिलास ही लाता हूँ सर। जब हम वापस लौटने लगे तो मैंने पायरो से पूछा, उस गिलास वाले सवाल का क्या मतलब था? पायरो ने रहस्यमयी ढंग से कंधे उचकाए मुस्कुराते हुए कहा, मेरे दोस्त, अब मुझे वह बात पता चल गई है जो मैं जानना चाहता था। फिलहाल इसे यहीं छोड़ देते हैं। मैं अब भी उलझन में था। काले जूते, 2 गिलास और पायरो का वह रहस्यमय आत्मविश्वास। साफ था कि वे किसी ऐसी चीज तक पहुंच गए थे जो मेरी नज़रों से ओझल थी। अध्याय 16। माजोंग की एक शाम। उस रात हमारे यहाँ मैजोंग की एक छोटी सी महफिल जमी। किंग्स एबॉट जैसे शांत गांव में रात के भोजन के बाद इस तरह का मिलना जुलना काफ़ी लोकप्रिय है। मेहमान अपने रेन कोट और ओवरकोट पहनकर आते हैं और कॉफ़ी के साथ सैंडविच, केक और ढेर सारी गपशप का दौर चलता है। उस शाम हमारे मेहमान थे मिस गैनट और कर्नल कार्टर। हम पहले ब्रिज खेला करते थे, लेकिन उसमें गपशप इतनी ज़्यादा होती थी कि खेल का मज़ा किरकिरा हो जाता था। महजोंग हमें ज़्यादा सुकून दे लगता है। इसमें साथी की गलत चाल पर वैसी कड़वाहट पैदा नहीं होती जैसी ब्रिज में होती थी। आज रात काफ़ी ठंड है, क्यों शेपर्ड? कर्नल कार्टर ने अंगीठी की आग की ओर पीट करके खड़े होते हुए कहा। उस वक्त कैरोलिन बगल के कमरे में मिस गैनेट के लबादे उतारने में मदद कर रही थी। बेचारे एक्रॉयड का यह मामला वाकई बहुत पेचीदा है। कर्नल ने कॉफ़ी का प्याला हाथ में लेते हुए धीमी आवाज़ में कहा। मुझे तो इसके पीछे कोई गहरी साजिश नज़र आती है शेपर्ड। मैंने ब्लैकमेल जैसे शब्द भी सुने, और यकीन मानिए इसमें ज़रूर कोई औरत शामिल है। कर्नल ने मुझे ऐसी नज़रों से देखा जैसे दो अनुभवी पुरुष आपस में कोई गहरा राज साझा कर रहे हों। तभी कैरोलिन और मिस गैनेट कमरे में आ गई। कैरोलिन ने मैजोंग का डिब्बा निकाला और मेज़ पर टाइलें बिखेर दी। कर्नल ने मजाकिया लहजे में कहा, चलो टाइलें धोते हैं, जैसे कि वे अक्सर अपने तथाकथित शंघाई क्लब के किस्सों में सुनाया करते थे। हम सब जानते थे कि कर्नल कभी शंघाई नहीं गए, पर किंग्स अवार्ड में हम उनकी इन छोटी मोटी सनकों को नज़रअंदाज कर देते थे। खेल शुरू हुआ। शुरुआत के 5 मिनट सन्नाटा रहा, क्योंकि हम सब अपनी अपनी दीवार बनाने की ओड़ में थे। जेम्स, पहली चाल तुम्हारी है, कैरोलिन ने कहा। खेल आगे बढ़ा और ज़ाती गपशप का दौर भी। आज सुबह मैंने फ्लोरा एक्रॉयड को देखा, मिस गैनेट ने एक टाइल चलते हुए अचानक कहा। कैरोलिन की आंख चमक उठी। कहाँ देखा? क्या वे किसी के साथ थी? बिल्कुल थी, मिस गैनेट ने रहस्यमयी अंदाज में कहा। दोनों महिलाओं की नज़रें मिली और ऐसा लगा जैसे उन्होंने बिना बोले ही बहुत कुछ कह दिया। तभी मिस गैनेट ने एक और बम फोड़ा। अगर आप मुझसे पूछो तो फ्लोरा बहुत भाग्यशाली रही है। अक्सर पुलिस सबसे पहले उस व्यक्ति पर शक करती है जिसने मृतक को आखिरी बार जीवित देखा हो, और फ्लोरा ने ही अपने अंकल को आखिरी बार देखा था। मुझे तो लगता है कि रॉल्फ पैटर्न जानबूझकर गायब है, ताकि सारा शक फ्लोरा से हटकर उस पर बना रहे। अरे, आप ये कैसे कह सकती हैं? मैंने विरोध किया। फ्लोरा जैसी मासूम लड़की अपने अंकल की हत्या कैसे कर सकती है? मासूम चेहरे ही सबसे खतरनाक अपराधी होते हैं, मिस गैनेट ने दार्शनिक अंदाज में कहा। खेल का दूसरा दौर शुरू हुआ।
कैरोलिन ने अपनी जासूसी बुद्धि का परिचय देते हुए कहा, मुझे पक्का यकीन है कि रॉल्फ पैटर्न कहीं दूर नहीं भागा है। वह यहीं पास के शहर ग्रेनचेस्टर में छुपा है। पायरो ने जिस तरह एक दिन नक्शे को गौर से देखा तो उससे मुझे यही संकेत मिला। वह इतना पास छुपा है कि कोई वहाँ उसे ढूंढने की सोचेगा भी नहीं। मिस गैनेट ने भी हामी भरी। हो सकता है। आज दोपहर मैंने पायरो को ग्रेनचेस्टर वाली सड़क की ओर कार में जाते देखा था। जैसे जैसे खेल बढ़ा, चर्चा नौकरानी उर्सुला बॉन्ड पर मुड़ गई। मिस गैनेट का मानना था कि वह किसी अपराधी गिरोह से मिली हुई है, क्योंकि वह किसी से घुलती मिलती नहीं थी। फिर कैरोलिन ने मिस रसेल पर शक जताया कि वे शुक्रवार की सुबह केवल जहर के बारे में जानकारी लेने के बहाने डॉक्टर के पास आई थी। गपशप के इस शोर के बीच खेल अपने चरम पर था। कैरोलिन को अपनी जीत की उम्मीद थी, लेकिन तभी मैंने अपना रैक मेज पर पटक दिया। टिन हो, यानी मुकम्मल जीत। सब दम रह गए। कर्नल के आगे फटी की फटी रह गई। अपनी इस शानदार जीत के नशे में चूर होकर मैंने वह बात कह दी जो मुझे राज रखनी चाहिए थी। और एक दिलचस्प बात मैंने उत्तेजना में कहा, क्या आपको वह सोने की अंगूठी याद है जिस पर अंदर की तरफ आर लिखा है और तारीख है 13 मार्च? इसके बाद तो जैसे कमरा सवालों के सैलाब में डूब गया। सब ये जानने को बेताब थी कि वह अंगूठी कहाँ मिली और उसका क्या मतलब है। महफिल खत्म होते होते 3 मुख्य सिद्धांत सामने आए। कर्नल का मानना था कि रॉल्फ ने फ्लोरा से गुप्त शादी कर ली थी। मिसेस गैनेट को लगा कि रॉजर एक्रॉयड ने मिसेस फेरर से गुपचुप निकाह निकाह किया था। कैरोलिन का दावा था कि रॉजर ने अपने हाउसकीपर मिस रसेल से शादी कर ली थी। सोने से पहले कैरोलिन ने अपना महासिद्धांत पेश किया। जेम्स, मुझे ज़रा भी ताज्जुब नहीं होगा अगर फ्लोरा और सचिव जेफरी रेमंड के बीच कुछ खिचड़ी पक रही हो। लड़कियां बहुत चालाक होती हैं। वे मेजर ब्लंट जैसे बड़ों को सिर्फ बहलाने के लिए इस्तेमाल करती हैं। पर एक बात तय है, फ्लोरा को रॉल्फ पैटर्न से कभी कोई लगाव नहीं था। मैंने चुपचाप उसकी बात मान ली। उस रात की महजोंग पार्टी ने खेल से ज़्यादा रहस्य की नई परतें खोल दी थी। अध्याय 17। पारकर। अगली सुबह मुझे अपनी उस भूल का गहरा एहसास हुआ जो मैंने टिन हो, यानी मुकम्मल जीत के उत्साह में कर दी थी। हालांकि पायरो ने मुझसे उस सोने की अंगूठी के बारे में चुप रहने की कोई पाबंदी नहीं लगाई थी, लेकिन सच ये था कि उन्होंने इसके बारे में किसी को नहीं बताया था। अब वह खबर पूरे किंग्स अबाउट में जंगल की आग की तरह फैल चुकी थी। मुझे डर था कि पायरो इस लापरवाही के लिए मेरी सख्त क्लास लेंगे। मिसिस फेरर्स और रॉजर एक्रॉयड का अंतिम संस्कार एक ही दिन निर्धारित था। वह एक अत्यंत शोकपूर्ण दृश्य था, जहाँ फर्नली पार्क के लगभग सभी लोग मौजूद थे। समारोह के बाद पायरो ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे अपने घर द लॉर्चेस चलने का न्योता दिया। वे काफ़ी गंभीर दिख रहे थे। मुझे लगा कि वे अंगूठी वाली बात पर नाराज़ हो गए, पर उनके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। आज हमें कार्रवाई करनी होगी, उन्होंने कहा। तुम्हारी मदद से मैं एक गवाह से सच उगलवाना चाहता हूँ। कौन सा गवाह? मैंने हैरानी से पूछा। पार्कर, पायरो ने संक्षिप्त जवाब दिया। पार्कर हमारा इंतज़ार कर रहा था। पायरो ने उसे बैठने को कहा और सीधे वार किया। पार्कर, क्या तुमने ब्लैकमेल के कई तरीके आजमाए हैं? पट्टर हक्का बक्का रह गया। सर, आप ये क्या कह रहे हैं? पायरो ने शांत भाव से कहा। नाटक छोड़ो पार्कर। मुझे तुम्हारे पिछले मालिक मेजर एलरबी के बारे में सब पता है। मेजर नशे के आदी थे और उनके हाथों एक कत्ल हुआ था जिसे दबा दिया गया। तुमने उस राज के बदले उनसे अच्छी खासी रकम वसूली थी। रॉजर के कमरे के बाहर भी तुम इसलिए कान लगाकर खड़े थे, है ना? तुम देखना चाहते थे कि क्या रॉजर के मामले में भी तुम्हारे लिए कोई मुनाफा छुपा है? पार्कर पूरी तरह टूट गया। उसका चेहरा पीला पड़ गया और हाथ कांपने लगे। उसने स्वीकार किया कि उसने ब्लैकमेल शब्द सुना था और उसे लगा कि शायद उसे भी इसमें से हिस्सा मिल सकता है। उसने रॉजर की हत्या से साफ इनकार किया और अपनी ईमानदारी साबित करने के लिए अपनी बैंक बुक भी दिखा दी, जिसमें उसने एलआरबी से मिले पैसों और घुड़दौड़ में जीते धन का हिसाब रखा था। पायरो ने उसे जाने दिया और हम वकील श्री हैमंड से मिलने पहुंचे। हैमंड ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया। मिसेस फेरर्स ने पिछले 1 साल के भीतर अपने खाते से 20,000 पाउंड निकाले थे। 20,000 पाउंड? मैं दंग रह गया। इतनी बड़ी रकम ब्लैकमेल के लिए? वापस लौटकर हम मेरे घर पहुंचे, जहां कैरोलिन ने पायरो को लंच पर रोक लिया। कैरोलिन ने अपनी जासूसी बुद्धि भिड़ाते हुए पायरो से पूछा कि क्या वे क्रैनचेस्टर में रॉल्फ पैटर्न को ढूंढने गए थे। पायरो हंस पड़े और बताया कि वे वहां महज अपने दांत के इलाज के लिए गए थे। कैरोलिन का गुब्बार फुस हो गया। बाद में जब हम अंगीठी के पास बैठकर सिगरेट पी रहे थे, पायरो ने मानव स्वभाव का एक बहुत ही गहरा और भयानक विश्लेषण पेश किया। मान लीजिए एक साधारण आदमी है, पायरो ने धीमी आवाज़ में कहा। एक ऐसा आदमी जिसके भीतर कहीं गहराई में एक कमज़ोर कड़ी है। अचानक उसे किसी के राज का पता चलता है। एक ऐसा राज जो धन दिला सकता है। पहले वह हिचकिचाता है, फिर वो उस धन की लालसा में डूब जाता है। वह ब्लैकमेलर बन जाता है, लेकिन एक औरत को आप हद से ज़्यादा नहीं दबा सकते। जब वह औरत तंग आकर सच बोलने की कगार पर पहुंचती है,
तो वह आदमी घबरा जाता है। उसके भीतर का वह कमज़ोर इंसान अब एक हताश शिकारी बन चुका है। अपने विनाश को रोकने के लिए वह आखिरी कदम उठाता है और खंजर चल जाता है। पायरो के इन शब्दों ने कमरे में एक अजीब सा खौफ पैदा कर दिया। उनका वह निर्मम विश्लेषण हमें डरा रहा था। तभी फ़ोन की घंटी बजी। मैं हॉल में गया और फ़ोन उठाया। वापस आकर मैंने पायरो की ओर देखा। पायरो, लिवरपूल पुलिस ने एक आदमी को हिरासत में लिया है। उसका नाम चार्ल्स कैंट है। उनका मानना है कि ये वही अजनबी है जो उस रात फर्नली आया था। वे चाहते हैं कि मैं तुरंत वहाँ जाकर उसकी पहचान करूँ। अध्याय 18। चार्ल्स कैंट। आधे घंटे बाद मैं, पायरो और इंस्पेक्टर रैगलन लिवरपूल जाने वाली ट्रेन में सवार थे। इंस्पेक्टर के चेहरे पर उत्साह साफ झलक रहा था। अगर कत्ल का राज ना भी खुला तो कम से कम ब्लैकमेल वाली गुत्थी तो सुलझ ही जाएगी, उन्होंने प्रसन्नता से कहा। जो कुछ सुना है उससे तो यही लगता है कि यह आदमी बड़ा मजा हुआ बदमाश है। वो नशे का आदी है, इसलिए उससे सच उगलवाना आसान होगा। मुमकिन है कि उसने ही पैसे की खातिर एक्रोइड की हत्या की हो। पर अगर ऐसा है तो पैटर्न क्यों गायब है? मामला थोड़ा उलझा हुआ ज़रूर है। वैसे मिस्टर पायरो, उंगलियों के निशान के बारे में आप सही थे। वे मिस्टर एक्रोइड के ही थे। मुझे भी कुछ ऐसा ही शक हुआ था, पर मैंने उसे नामुमकिन मानकर छोड़ दिया था। मैं मनी मन मुस्कुराया। रैगलन अपनी साख बचाने की कोशिश कर रहे थे। लिवरपूल पहुंचने पर पायरो का किसी नामी हस्ती की तरह स्वागत किया गया। वहाँ के अधीक्षक हेज ने पहले भी पायरो के साथ काम किया था और वे उनकी काबिलियत के कायल थे। उन्होंने पायरो को पूरी छूट दी कि वे कैदी से जैसे चाहे पूछताछ कर सकते हैं। अधीक्षक ने चुटकी लेते हुए पैटर्न के बारे में भी पूछा, जिस पर पायरो ने बड़ी चतुराई से जवाब दिया, अभी इस बारे में कुछ बताना जल्दबाजी होगी। पूछताछ के लिए हमें एक नौजवान के सामने ले जाया गया। उसकी उम्र 22-23 साल के आसपास रही होगी। वह लंबा और दुबला था। उसके हाथ हल्के कांप रहे थे, नशे के आदी होने का साफ निशान। उसके बाल काले थे और नीली आंखें चंचल, जो सीधे नज़र मिलाने से कतरा रही थीं। तो कैंट, अधीक्षक ने कड़क आवाज़ में कहा, खड़े हो जाओ। ये लोग तुमसे मिलने आए। क्या तुम इनमें से किसी को पहचानते हो? कैंट ने हमें गुस्से से देखा पर चुप रहा। मैंने उसे गौर से देखा। चेहरा तो अजनबी था, पर जैसे ही उसने मुंह खोला मैंने उसे तुरंत पहचान लिया। कद और बनावट तो वही है, मैंने कहा, और मैं इसकी आवाज़ पहचानता हूँ। यही वह आदमी है जो शुक्रवार की रात फर्नली पार्क के गेट पर मिला था। क्या तुम ये स्वीकार करते हो? रैगलन ने पूछा। मैं कुछ भी स्वीकार नहीं करता, कैट ने बेपरवाही से कहा। तभी पायरो ने अपनी जेब से वह हंस का पंख निकाला और उसे दिखाते हुए कहा, बर्फ नहीं मेरे दोस्त, ये खाली है। ये वहीं गिरा था जहाँ तुम उस रात समर हाउस में रुके थे। पंख देखते ही कैंट के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने खुद को संभालते हुए कहा, तो सारा माजरा यही है। अखबारों में लिखा है कि बुड्ढे की मौत 9:45 से 10 बजे के बीच हुई थी। हाँ, रैगलन ने पुष्टि की। तो फिर मुझे यहाँ रोकने का कोई तुक नहीं बनता, कैंट ने आत्मविश्वास से कहा। मैं 9:15 बजे फर्नली पार्क से निकल गया था। आप डॉग एंड विसिल शराब खाने में पता कर सकते हैं, जो वहाँ से 1 मील दूर है। मैं 9:45 बजे से पहले वहाँ पहुँच गया था और वहाँ मैंने थोड़ा हंगामा भी किया था। इंस्पेक्टर रैगलन ने यह नोट कर लिया। कैंट से जब पूछा गया कि वह फर्नली पार्क क्या करने गया था तो उसने कड़ाई से कहा, किसी से मिलने गया था। पर किससे? यह मेरा निजी मामला है। पायरो ने उससे एक अजीब सवाल पूछा, तुम्हारा जन्म कहाँ हुआ था? मैं ब्रिटिश नागरिक हूँ, कैंट ने जवाब दिया। मुझे लगता है कि तुम्हारा जन्म कैंट प्रदेश में हुआ था, है ना? पायरो ने गहरे अर्थों में कहा। कैंट का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा, मानो पायरो ने उसकी किसी दुखती रग पर हाथ रख दिया। वह बिना कुछ कहे मुड़ गया। पूछताछ के बाद रैगलन को यकीन था कि कैंट ही ब्लैकमेलर है। उसके पास से 10 पाउंड मिले थे, जो शायद एक्रॉइड से लिए गए 40 पाउंड का हिस्सा थे। पर रैगलन को यह समझ नहीं आया कि कैंट के जन्म स्थान का इससे केस से क्या लेना देना है। पायरो मुस्कुराए। बस एक छोटा सा विचार था। मैं अपने छोटे छोटे विचारों के लिए ही जाना जाता हूँ। लंच के समय मैंने पायरो से वही सवाल पूछा जो रैगलन के मन में था। आखिर कैंट फर्नली क्या करने गया था? पायरो ने बड़े शांत भाव से जवाब दिया, मेरे दोस्त, मुझे लगता है कि वह उस रात फर्नली केवल इसलिए गया था क्योंकि उसका जन्म कैंट में हुआ था। मैं उन्हें हक्का बक्का देखता रह गया। उनकी बातों का कोई सिर पैर मुझे समझ नहीं आ रहा था, पर उनके आत्मविश्वास को देखकर लग रहा था कि वे इस पहेली का आखिरी सिरा ढूंढ चुके हैं। अध्याय 19। फ्लोरा एक्रॉइड। अगली सुबह जब मैं अपने राउंड से लौट रहा था तो इंस्पेक्टर रैगलन ने मुझे आवाज़ दी। सुप्रभात डॉक्टर शेपर्ड, वे सीढ़ियाँ चढ़ते हुए बोले। खैर, उस आदमी का बहाना तो एकदम पुख्ता निकला। चार्ल्स कैंट का? मैंने पूछा। हाँ, डॉग एंड विसिल की बारमेड ने उसे पहचान लिया। वो 9:45 बजे बार में मौजूद था और वह जगह फर्नली पार्क से 1 मील से भी ज़्यादा दूर है। इसका मतलब है कि वह कत्ल के वक्त वहाँ हो ही नहीं सकता था। बारमेड ने यह भी बताया कि उसके पास नोटों की एक गड्डी थी। साफ है कि वे 40 पाउंड उसी की जेब में गए। मैंने मुस्कुराते हुए कहा,
पायरो का कहना है कि उसे पता है कि वह आदमी उस रात वहाँ क्यों गया था। उसका कहना है कि वह वहाँ इसलिए गया क्योंकि उसका जन्म कैंट में हुआ था। रैगलन ने मुझे कुछ पल अवाक होकर देखा, फिर अपने माथे पर हाथ मारा। बेचारा बूढ़ा पायरो, लगता है वाकई सटिया गया। मेरी बहन कैरोलिन ने भी बताया था कि उसके परिवार में मानसिक बीमारी का इतिहास है। मैंने इंस्पेक्टर को अपनी कार में बिठाया और हम पायरो के घर पहुंचे। पायरो ने शांत भाव से चार्ल्स कैंट की बेगुनाही की खबर सुनी। क्या आप उसे रिहा कर देंगे? पायरो ने पूछा। हमारे पास और कोई चारा नहीं है, रैगलन ने झुंझलाते हुए कहा। पायरो ने धीरे से कहा, अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं उसे अभी रिहा नहीं करता। आप इस पूरे मामले को गलत नज़रिए से देख रहे हैं। गलत नज़रिया? हमें पता है कि रॉजर एक्रॉयड 9:45 तक जिंदा थे क्योंकि मिस फ्लोरा ने उन्हें शुभरात्रि कहा था। पायरो की आवाज़ अचानक गंभीर हो गई। मैं ऐसी किसी भी बात को तब तक सच नहीं मानता जब तक वह साबित न हो जाए। पार्कर ने फ्लोरा को स्टडी रूम से बाहर आते नहीं देखा था। उसने सिर्फ उन्हें दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखे देखा था। दरअसल फ्लोरा कमरे के अंदर से नहीं बल्कि ऊपर से आ रही थी। ऊपर से? मतलब अंकल के बेडरूम से? पर क्यों? इंस्पेक्टर चौंक गया। पैसों के लिए, पायरो ने सपाट लहजे में कहा। रॉजर पैसों के मामले में बहुत सख्त थे। फ्लोरा और उनकी माँ को हर छोटी चीज़ के लिए तरसना पड़ता था। उस रात फ्लोरा ने अपने अंकल के कमरे से वे 40 पाउंड चुराए थे। जब वे सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी तो उन्हें पार करके आने की आहट मिली। पकड़े जाने के डर से वे तुरंत स्टडी रूम के दरवाजे के पास खड़ी हो गई, ताकि ऐसा लगे कि वे अभी अभी अंदर से बाहर आई हैं। जब उन्हें पता चला कि अंकल की हत्या हो गई तो वे बुरी तरह घबरा गई। वे यह सच बताने की हिम्मत नहीं जुटा पाई कि वे एक चोर है। रैगलन तंग रह गए। यह विश्वसनीय है? क्या आपको वाकई ऐसा लगता है? मुझे शुरू से ही शक था, इसलिए मैंने पार्कर के साथ वह छोटा सा प्रयोग किया था। हम तुरंत फर्नली पार्क पहुंचे। वहाँ बिलियर्ड्स रूम में फ्लोरा और मेजर ब्लंट साथ बैठे थे। इंस्पेक्टर ने सीधे सवाल किया तो फ्लोरा का चेहरा पीला पड़ गया। पायरो ने आगे बढ़कर नरमी से कहा, मैडम, पायरो से कुछ नहीं छिपता। आपने वे पैसे लिए थे, है ना? कमरे में सन्नाटा छा गया। फिर फ्लोरा ने सिर उठाकर कहा, हाँ मिस्टर पायरो, सही कह रहे हैं। मैंने चोरी की थी। मैं एक मामूली घटिया चोर हूँ। पिछले कुछ दिन मेरे लिए किसी नर्क से कम नहीं थे। पैसों की तंगी ने मुझे झूठ बोलने और साजिशें करने पर मजबूर कर दिया। फ्लोरा ने मेजर ब्लंट की ओर देखा। उसकी आंखों में आंसू थे। मुझे परवाह नहीं कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं। मैं और रॉल्फ, हम दोनों एक जैसे हैं, कमज़ोर। हम दोनों में अकेले खड़े होने की हिम्मत नहीं है। इतना कहकर वह फूट फूट कर रोते हुए कमरे से बाहर भाग गई। इंस्पेक्टर अभी कुछ समझ ही रहे थे कि मेजर ब्लंट आ गया है। उन्होंने सख्त लहजे में कहा, इंस्पेक्टर, वो पैसा मुझे रॉजर ने किसी काम के लिए दिया था। फ्लोरा झूठ बोल रही है। वे रॉल्फ को बचाने के लिए खुद को अपराधी बता रही है। पायरो ने ब्लंट को हॉल में रोक लिया। मेजर, आपकी ये कहानी बहुत अच्छी थी, पर मैं जानता हूँ कि आप झूठ बोल रहे हैं। आपने फ्लोरा को बचाने के लिए ये सब कहा। ब्लंट ने चिढ़कर कहा, मुझे आपकी राय की ज़रूरत नहीं है। सुनिए मेजर, पायरो ने शांत स्वर में कहा, आप फ्लोरा से प्यार करते हैं पर आप अंधे हैं। आप सोचते हैं कि वह रॉल्फ से प्यार करती है, लेकिन ऐसा नहीं है। उसने रॉल्फ को सिर्फ इसलिए स्वीकार किया क्योंकि वो उस घर की घुटन भरी ज़िंदगी से भागना चाहती थी। वो रॉल्फ के प्रति वफादार है, पर उसका दिल आपके पास है। ब्लंट का चेहरा लाल हो गया। आपको ऐसा क्यों लगता है? मेरी बहन ने कल रात ही कहा था कि फ्लोरा और रॉल्फ का कोई भविष्य नहीं है। मैंने बीच में हस्तक्षेप किया। पायरो ने इशारा किया। फ्लोरा बगीचे में गई है मेजर, जाइए, उसे आपकी ज़रूरत है। ब्लंट ने पायरो का हाथ इतनी ज़ोर से दबाया कि वह करा उठे। मिस्टर पायरो, आप बहुत समझदार इंसान हैं, शुक्रिया। और वे तेज़ी से बगीचे की ओर बढ़ गए। पायरो ने अपना हाथ सहलाते हुए धीरे से कहा, दुनिया में केवल एक ही तरह का मूर्ख होता है, प्यार में पागल मूर्ख। अध्याय 20। मिस रसेल। इंस्पेक्टर रैगलन को एक ज़ोरदार झटका लगा था। चार्ल्स कैंट के पास एक ऐसा ठोस बहाना था जिसे झुठलाना नामुमकिन था। वापसी के रास्ते में वे अपनी खींच मिटाने के लिए लगातार अटकलें लगाते रहे। इससे पूरा मामला ही बदल जाता है मिस्टर पायरो, इंस्पेक्टर ने कहा। हमें फिर से ये देखना होगा कि 9:30 बजे कौन कहाँ था। कैंट का मामला तो साफ है। वो 9:45 डॉग एंड विसल में शराब पी रहा था। वहाँ से फर्नली पार्क 1 मील दूर है, यानी वह कत्ल हुआ वहाँ हो ही नहीं सकता था। इंस्पेक्टर ने अपनी एक नई थ्योरी पेश की। शायद कैप्टन पैटन ने अपने अंकल को मृत पाया और घबराकर फ़ोन कर दिया हो। वे खुद को सामने नहीं लाना चाहते थे, पर चाहते थे कि डॉक्टर वहाँ पहुँच जाए। यह विचार कैसा है? वे अपनी इस नई खोज पर खुद ही गर्व से फूले नहीं समा रहे थे। मैं पायरो को इंस्पेक्टर के साथ छोड़कर अपने मरीजों को देखने चला गया। काम खत्म करने के बाद मैं अपनी वर्कशॉप में पहुंचा। मुझे मशीनों और औजारों से बहुत लगाव है। मैं एक अलार्म घड़ी के पुर्जे ठीक कर रहा था, तभी मेरी बहन कैरोलिन ने दरवाज़ा खोला। जेम्स, मिस्टर पायरो तुमसे मिलना चाहते हैं, उसने कुछ नापसंदगी से कहा। पायरो अंदर आए और मुस्कुराते हुए मेरी मेज़ पर पड़े औजारों को देखने लगे। मेरे दोस्त, तुम्हारे पास अभी एक मरीज़ और है जिसे देखना बाकी है।
पर मैंने तो सबको देख लिया, मैंने आश्चर्य से कहा। दरअसल ये मेरी एक छोटी सी साजिश है, पायरो ने आंख मारकर कहा। मैं यहाँ किसी से गुप्त रूप से मिलना चाहता हूँ। अगर वह महिला मेरे घर आती तो पूरे गांव में चर्चा शुरू हो जाती, इसलिए मैंने उसे यहाँ क्लिनिक में बुलाया। मिस रसेल, मैंने तुरंत अंदाज़ा लगाया। तभी पायरो ने मुझे अपनी जेब से एक नोट दिखाया। देखो डॉक्टर, कल के अखबार में एक खबर छपेगी कि रॉल्फ पैटर्न रिवलपुर में पकड़े गए। ये खबर झूठ है, पर इसे पढ़कर असली कातिल घबरा जाएगा और उसे कोई ना कोई गलती ज़रूर करेगा। तभी घंटी बजी। मिस रसेल आ चुकी थी। वे हमेशा की तरह शांत, सीधी और मर्यादित दिख रही थी, पर आज उनके चेहरे पर हल्की सी सुर्खी थी। पायरो ने बातचीत शुरू की और अचानक कहा, मिस रसेल, चार्ल्स कैंट को गिरफ्तार कर लिया गया। क्या आप उसे जानती हैं? मिस रसेल के चेहरे पर कोई भाव नहीं आया, पर उनकी आंखों में एक चुनौती थी। मुझे अचानक महसूस हुआ कि चार्ल्स कैंट की आवाज़ और मिस रसेल की आवाज़ में एक अजीब सी समानता थी। पायरो ने आगे कहा, कैंट उस रात फर्नली आया था, पर वह ये नहीं बता रहा कि वह किससे मिलने आया था। अब पुलिस को शक है कि कत्ल 9:30 बजे से पहले हुआ था और कैंट के पास उस वक्त का कोई बहाना नहीं है। यह सुनते ही मिस रसेल का संयम टूट गया। वे पीली पड़ गई और डगमगाते हुए बैठ गई। नहीं, उसने कुछ नहीं किया। उसने रॉजर को छुआ तक नहीं। पायरो ने उन्हें दिलासा दिया। तो सच बता दीजिए, वो वहाँ किससे मिलने आया था? वो मुझसे मिलने आया था, मिस रसेल ने कांपती आवाज़ में कबूल किया। वो मेरा बेटा है। बहुत साल पहले कैंट में मेरी एक अवैध संतान हुई थी। मैंने उसे कभी अपनी पहचान नहीं दी, पर मैं उसका खर्च उठाती रही। वो बिगड़ गया और नशे की लत का शिकार हो गया। उस रात वो मुझसे पैसे मांगने आया था। मैं घर की इज्जत और अपनी नौकरी बचाने के चक्कर में उसे घर नहीं बुला सकी, इसलिए मैंने उसे समर हाउस में मिलने को कहा था। मैं 9:15 बजे उससे मिलने गई, उसे पैसे दिए और वह 9:30 बजे से पहले ही वहाँ से चला गया। मिस हसेल फूट फूट कर रोने लगी। पायरो ने उन्हें आश्वासन दिया कि उनका राज सुरक्षित रहेगा और वे चार्ल्स कैंट को बचाने की कोशिश करेंगे। उनके जाने के बाद मैंने पायरो से पूछा, आपको कैसे पता चला कि चार्ल्स कैंट का मिस हसेल से कोई रिश्ता है? पायरो ने मुस्कुराते हुए कहा, वो हंस का पंख और मिस हसेल का तुम्हारे पास आकर नशे की दवाओं और जहर के बारे में पूछना, इन सब ने इशारा कर दिया था कि वे किसी ऐसे व्यक्ति के लिए चिंतित है जो नशे का आदी है। बाकी कसर उनकी आवाज़ों की समानता ने पूरी कर दी। पायरो लंच के लिए नहीं रुके। जाते जाते उन्होंने चुटकी ली, मैं कैरोलिन को लगातार 2 दिन शाकाहारी भोजन के लिए मजबूर नहीं करना चाहता। मैं पायरो को देखता रह गया। वे एक बार फिर मुझसे कई कदम आगे थे। अध्याय 21। अखबार का वह हिस्सा। कैरोलिन की पैनी नज़रों से भला क्या छिप सकता था। उसने मिर रसेल को मेरे क्लिनिक आते हुए देख लिया था। मैंने उनके ख़राब घुटने की एक लंबी चौड़ी कहानी तैयार कर रखी थी, पर कैरोलिन आज पूछताछ के मूड में नहीं थी। उसका मानना था कि वह सच जानती है और मैं नहीं। जेम्स, तुम मर्द बहुत सीधे होते हो, कैरोलिन ने आत्मविश्वास से कहा। मिस रसेल मिस्टर पायरो की साजिशों के बारे में तुमसे कहीं ज़्यादा जानती हैं। और क्या तुम जानते हो मैं क्या सोचती हूँ? वह इस कत्ल के बारे में बहुत कुछ छिपा रही हैं, उसने विजयी भाव से कुर्सी पर पीछे झुकते हुए कहा। अगली सुबह पायरो द्वारा लिखवाया गया वह पैराग्राफ अखबार में छप गया। हालांकि मुझे उसका मकसद समझ नहीं आया, पर कैरोलिन पर उसका गहरा असर हुआ। अखबार में लिखा था कि रॉल्फ पैटर्न को लिवरपूल में गिरफ्तार कर लिया गया है, जहां वे अमेरिका भागने की फिराक में थे। कैरोलिन कहने लगी कि उसे पहले से ही पता था कि रॉल्फ अमेरिका भागने की कोशिश करेगा। बेचारा लड़का। जेम्स, अब एक डॉक्टर के नाते तुम्हारा फ़र्ज़ है कि तुम उसे फांसी से बचाओ। कह दो कि वह मानसिक रूप से बीमार है। मैंने पढ़ा है कि ब्रॉडमूर यानी मानसिक संस्थान किसी हाई क्लास क्लब जैसा है। तभी मुझे पायरो के उस तथाकथित मंदबुद्धि भतीजे की याद आई। मैंने पूछा, क्या पायरो का वाकई कोई ऐसा भतीजा है? कैरोलिन ने चहकते हुए कहा, हाँ, पायरो ने मुझे सब बताया। पूरे परिवार के लिए ये बड़ी शर्म की बात है। वैसे जेम्स, तुम कितने आत्ममुग्ध हो। तुम्हें किसी को जानकारी देना पसंद नहीं है, पर मैं वैसी नहीं हूँ। मैं पायरो से ये भी नहीं पूछूंगी कि आज सुबह सुबह उनके घर वह रहस्यमयी आदमी कौन आया था। रहस्यमयी आदमी? मैंने चौंक कर पूछा। हाँ, तड़के सुबह एक बंद कार में एक आदमी आया था, जिसने अपना चेहरा पूरी तरह ढका हुआ था। मुझे तो लगता है वो होम ऑफिस यानी गृह मंत्रालय का कोई विशेषज्ञ है। शायद रॉजर को जहर दिया गया हो और घाव तो सिर्फ गुमराह करने के लिए बनाया गया हो। मैंने हंसते हुए कहा, कैरोलिन, जख्मी मौत का असली कारण था। तुम्हारी कल्पना को ज़्यादा ही दौड़ रही है। उस दोपहर जब पायरो आए तो कैरोलिन ने बातों बातों में उस रहस्यमयी मेहमान का राज उगलवाने की बहुत कोशिश की, पर पायरो ने बड़ी चतुराई से उसे उलझाए रखा। अंत में पायरो ने मुझे साथ टहलने के लिए बुलाया। मेरे दोस्त, मुझे आपसे एक मदद चाहिए, पायरो ने गंभीर होकर कहा। आज रात 9 बजे मैं अपने घर पर एक बैठक करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे प्रतिनिधि बनकर मिसेस एक्रॉयड, फ्लोरा, मेजर ब्लंट और मिस्टर रेमंड को न्योता दें।
मैं खुद नहीं पूछना चाहता क्योंकि वे सवाल करेंगे, और मैं अपने विचारों को वक्त से पहले जाहिर नहीं करना चाहता। मैं पायरो को मैदान में टहलने के लिए छोड़कर फर्नली पार्क पहुंचा। वहां मिसेज एकरॉयड सुबह की चाय पी रही थी। उन्होंने मेरा स्वागत किया और एक नई खबर सुनाई। डॉक्टर फ्लोरा और मेजर हेक्टर ब्लेंड की सगाई हो गई है। रॉल्फ के पकड़े जाने की खबर ने शायद फ्लोरा को एहसास करा दिया है कि उसे एक स्थिर और भरोसेमंद आदमी की ज़रूरत है। वैसे रॉल्फ की गिरफ्तारी की बात सुनकर जेफरी रेमंड ने लिवरपूल पुलिस को फ़ोन किया था, पर उन्होंने ऐसी किसी गिरफ्तारी से इनकार किया। रेमंड को लगता है कि अखबार की खबर महज एक अफवाह है। मिसेस एक्रॉयड ने यह भी बताया कि फ्लोरा की चोरी वाली बात सिर्फ एक गलतफहमी थी, जिसे इंस्पेक्टर ने डरा धमकाकर कबूल करवा लिया था। साफ था कि वे अब सब कुछ भूलकर फ्लोरा के नए भविष्य की तैयारी में थी। मैंने उन्हें पायरों का बुलावा दिया। उन्होंने कुछ हिचकिचाहट के बाद 9 बजे आने की सहमति दे दी। जब मैं पायरों के पास वापस पहुंचा तो वे पार्क की सुंदरता का आनंद ले रहे थे। हम साथ में घर की ओर चले। घर पहुंचते ही कैरोलिन ने दरवाज़ा खोला। उसके चेहरे पर उत्साह और रहस्य की गहरी छाप थी। उसने अपने होठों पर उंगली रखी और फुसफुसाते हुए कहा, उर्सुला बॉन्ड वो डाइनिंग रूम में है। वो बेहद परेशान है और मिस्टर पायरो से मिलना चाहती है। मामला अब एक नए और निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका था। अध्याय 22। उर्सुला की कहानी। कुछ पलों तक वह लड़की खामोशी से पायरो की आंखों में झांकती रही। फिर जैसे उसके सब्र का बांध टूट गया, उसने धीरे से सिर हिलाया और फूट फूट कर रोने लगी। कैरोलिन झट से आगे बढ़ी और बड़ी ममता से लड़की के कंधे पर हाथ रखा। घबराओ मत बच्ची, उसने दिलासा देते हुए कहा, सब ठीक हो जाएगा। तुम देखना, अंत में सब ठीक हो जाएगा। अपनी अदम्य जिज्ञासा और सनसनी फैलाने की आदत के नीचे कैरोलिन का एक दयालु हृदय भी था। उस क्षण पायरो के रहस्योद्घाटन ने कहीं अधिक उस लड़की की पीड़ा की चिंता थी। कुछ देर बाद उर्सुला ने खुद को संभाला और आंसू पोंछते हुए कहा, यह मेरी कमजोरी है, कितनी मूर्ख हूँ मैं। नहीं नहीं मेरी बच्ची, पायरो ने अत्यंत कोमलता से कहा, पिछले एक हफ्ते के तनाव को हम समझ सकते हैं। ये तुम्हारे लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं रहा होगा। और ये जानना कि आप सब जानते थे, उर्सुला ने आगे कहा। आपको कैसे पता चला? क्या रॉल्फ ने बताया था? पायरो ने बस मौन रहकर सिर हिलाया। आप जानते हैं कि मैं आज यहाँ क्यों आई हूँ? उर्सुला ने अखबार का एक मुड़ा हुआ टुकड़ा आगे बढ़ाते हुए कहा। मैंने तुरंत उस पैराग्राफ को पहचान लिया जिसे पायरो ने छपवाया था। अखबार कहता है कि रॉल्फ को गिरफ्तार कर लिया गया। अब सब खत्म हो गया। अब इस दिखावे की कोई ज़रूरत नहीं है। अखबार की हर खबर सच नहीं होती है मैडम, पायरो ने धीमी आवाज़ में कहा, जैसे उन्हें अपनी ही चाल पर थोड़ा संकोच हो रहा हो। फिर भी अब समय आ गया है कि आप सब कुछ सच सच बता दें। हमें अब केवल पूर्ण सत्य की तलाश है। लड़की हिचकिचाई। उसकी आंखों में अब भी संदेह था। पायरो ने नरमी से कहा, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है, फिर भी तुम मुझे ढूंढती हुई यहाँ आई हो। क्यों? क्योंकि मुझे यकीन है कि रॉल्फ ने यह नहीं किया, उसने दबी आवाज़ में कहा। मुझे लगा कि आप समझदार हैं और सच की तह तक पहुँच जाएंगे, और मुझे लगा कि आप दयालु हैं। पायरो ने सहमति में सिर हिलाया। यह जानकर खुशी हुई। देखो, मेरा भी विश्वास है कि तुम्हारा पति निर्दोष है, लेकिन परिस्थितियाँ उसके खिलाफ होती जा रही हैं। उसे बचाने के लिए मुझे पूरी कहानी जाननी होगी, चाहे वह रॉल्फ के लिए कितनी भी मुश्किल क्यों न लगे। मैं समझ गई, उर्सुला ने लंबी सांस लेते हुए कहा। तो आप शुरू से पूरी बात बताएंगे? पायरो ने पूछा। कैरोलिन आराम से अपनी कुर्सी पर जम गई। उम्मीद है तुम मुझे यहाँ से जाने को नहीं कहोगे। मैं भी तो जानना चाहती हूँ कि एक कुलीन परिवार की बच्ची नौकरानी बनकर क्यों रह रही थी। मजबूरी में, उर्सुला ने संक्षिप्त में जवाब दिया। और फिर उसने अपनी दास्तान सुनानी शुरू की, जिसे मैं संक्षेप में लिख रख रहा हूँ। उर्सुला बॉन्ड आयरलैंड के एक निर्धन कुलीन परिवार की 7 बेटियों में से एक थी। पिता की मृत्यु के बाद परिवार बिखर गया और लड़कियों को आजीविका ढूंढनी पड़ी। उर्सुला की बड़ी बहन का विवाह कैप्टन फॉलियट से हुआ था, वही महिला जिन्हें मैंने रविवार को देखा था। उर्सुला गवर्नेंस यानी शिक्षक नौकरानी बनने के बजाय एक असली पॉलर मेड बनना चाहती थी। फर्नली पार्क में वह अपनी मेहनत और कुशलता के कारण सफल रही। हालांकि उसकी शालीनता ने हमेशा उसे दूसरों से थोड़ा अलग रखा। यहाँ उसकी मुलाकात रॉल्फ पैटर्न से हुई। दोनों में प्रेम हुआ और बात गुपचुप शादी तक पहुँच गई। रॉल्फ ने उसे यकीन दिलाया था कि उसके सौतेले पिता यानी रॉजर एक्रोइड एक गरीब लड़की से उसकी शादी कभी स्वीकार नहीं करेंगे। रॉल्फ का विचार था कि पहले वो कोई नौकरी ढूंढे, अपने पैरों पर खड़ा हो जाए और फिर सबको सच बताए। लेकिन रॉल्फ पैटर्न जैसे लोग इरादे तो नेक रखते हैं, पर उन पर अमल करना उनके लिए कठिन होता है। वह अपने कर्जों में डूबा रहा और अपने दत्तक पिता पर ही निर्भर रहा। जब रॉजर एक्रोइड को रॉल्फ के कर्जों का पता चला तो वे आग बबूला हो गए और उन्होंने रॉल्फ के सामने एक शर्त रख दी, फ्लोरा से शादी। यहीं रॉल्फ की चरित्रगत कमजोरी उजागर हुई। उसने मुश्किल से बचने के लिए आसान रास्ता चुना और फ्लोरा से सगाई के लिए हाँ कर दी। यह एक तरह का व्यापारिक समझौता था। फ्लोरा आज़ादी और पैसा चाहती थी और रॉल्फ को अपने कर्जे चुकाने थे। रॉल्फ ने यह बात उर्सुला से छुपा कर रखी।
क्योंकि वह जानता था कि उर्सुला का ईमानदार स्वभाव इस धोखे को बर्दाश्त नहीं करेगा। लेकिन जब रॉजर एकरॉयड ने सगाई की सार्वजनिक घोषणा करने का निर्णय लिया तो उर्सुला के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह जंगल में रॉल्फ से मिली, जहाँ कैरोलीन ने उनकी बातें सुनी थी। रॉल्फ ने उसे और इंतज़ार करने को कहा, लेकिन उर्सुला अब और झूठ नहीं कह सकती थी। उसने उसी दोपहर मिस्टर एकरॉयड को सब सच बता दिया। रॉजर हैरान भी थे और क्रोधित भी। उनका गुस्सा रॉल्फ पर तो था ही, पर उन्होंने उर्सुला पर भी अमीर लड़के को फंसाने का आरोप लगाया। दोनों के बीच काफ़ी कड़वाहट भरी बातें हुई। उसी शाम उर्सुला चुपके से ग्रीष्मकालीन घर यानी समर हाउस में रॉल्फ से मिलने गई। दोनों के बीच भारी झगड़ा हुआ। रॉल्फ ने उर्सुला पर अपना भविष्य बर्बाद करने का आरोप लगाया और उर्सुला ने उसे उसके दोहरे चरित्र के लिए कोसा। अंत में वे बेहद कड़वाहट के साथ अलग हुए। उसके करीब आधे घंटे बाद रॉजर एकरॉयड की लाश मिली। उस रात के बाद से उर्सुला ने रॉल्फ को नहीं देखा था। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ी, हमें एहसास हुआ कि मामला कितना संगीन है। रॉजर एकरॉयड की मृत्यु रॉल्फ और उर्सुला के लिए सही समय पर हुई थी, क्योंकि जिंदा रहते तो रॉजर रॉल्फ को अपनी जायदाद से बेदखल कर चुके होते। पायरो का चेहरा अब गंभीर था। उन्होंने पूछा, मैडम, एक बात बहुत सोच समझ कर बताइए। समर हाउस में रॉल्फ से आपकी विदाई किस समय हुई? मैंने उस वक्त मैंने उस वक्त को बार बार याद किया है, उर्सुला ने कहा। मैं 9:15 बजे घर से निकली थी। जब मैं समर हाउस पहुंची तो 9:33 हो रहे थे। मैं रॉल्फ के करीब 10 मिनट रही। जब मैं वापस कमरे में पहुंची तो 9:45 बज रहे थे। अब मुझे समझ आया कि उस दिन उर्सुला ये क्यों पूछ रही थी कि मौत 9:45 से पहले हुई थी या नहीं। पायरो ने पूछा, वहाँ से पहले कौन निकला? मैं निकली। रॉल्फ वहीं था। क्या कोई साबित कर सकता है कि आप 9:45 से 10 बजे तक अपने कमरे में थी? नहीं, कोई नहीं। पर क्या आप सोचते हैं कि मैंने खिड़की से घुसकर उन्हें चाकू मारा? उर्सुला की आंखों में खौफ था। ऐसा तो कोई बेवकूफ़ी सोचेगा, कैरोलिन ने उसे थपथपाते हुए कहा। घबराओ मत बच्ची, पायरो ऐसा नहीं सोचते। और रॉल्फ पैटर्न के बारे में क्या कहूँ? वो तो डरपोक निकला जो तुम्हें मुसीबत में छोड़कर भाग गया। नहीं, उर्सुला रो पड़ी। रॉल्फ ऐसा नहीं कर सकता। मुझे अब समझ आ रहा है। शायद उसे लगा कि मैंने कत्ल किया, इसलिए वह गायब है। उर्सुला ने मेरी ओर मुड़कर कहा, डॉक्टर शेपर्ड, रॉल्फ आपको अपना सबसे अच्छा दोस्त मानता था। मुझे लगा शायद आपको पता हो कि वह कहाँ है। मेरी प्यारी बच्ची, मुझे सच में नहीं पता कि रॉल्फ कहाँ है, मैंने साफ तौर पर कहा। पायरो ने बात काटते हुए पूछा, एक आखिरी बात, कैप्टन पैटर्न ने उस रात जूते पहने थे या बूट्स? मुझे याद नहीं आ रहा, उर्सुला ने सिर हिलाते हुए कहा। अफसोस, पर कोई बात नहीं। पायरो मुस्कुराए। हिम्मत रखो बच्ची, और हरक्यूल पायरो पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। अध्याय 23। पायरो का ये रीयूनियन। और अब कैरोलिन ने उठते हुए घोषणा की, ये बच्ची ऊपर जाकर थोड़ा विश्राम करेगी। घबराओ मत उर्सुला, मिस्टर पायरो तुम्हें बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे, इस बात का यकीन रखो। उर्सुला ने हिचकिचाते हुए कहा, लेकिन मुझे फर्नली पार्क वापस जाना चाहिए। पर कैरोलिन ने बड़ी दृढ़ता से उसे टोक दिया। बकवास, फिलहाल तुम मेरी देखरेख में हो। वैसे भी अभी तुम्हारा यहाँ रुकना ही बेहतर है ना मिस्टर पायरो? यही सबसे बेहतर रहेगा, उस छोटे बेल्जियन ने सहमति जताई। आज रात 9 बजे मैंने अपने घर पर एक छोटा सा मिलन समारोह रखा है। वहाँ उर्सुला का होना अत्यंत आवश्यक है। जब कैरोलिन उर्सुला को लेकर ऊपर चली गई तो पायरो फिर से अपनी कुर्सी पर आ बैठे। अब तक सब ठीक है, उन्होंने चैन की सांस लेते हुए कहा। हालात कुछ सुधर रहे हैं। सुधर रहे हैं? मैंने निराशा से कहा। मुझे तो लगता है कि रॉल्फ पैटर्न के खिलाफ घेरा और भी सख्त होता जा रहा है। पायरो ने आंखें मूंदते हुए सिर हिलाया। हाँ, ये तो होना ही था। पर जानते हैं डॉक्टर, कभी कभी मुझे अपने दोस्त हेस्टिंग्स की बहुत याद आती। उनमें एक अनोखी कला थी। वे अक्सर अनजाने में ही कोई ऐसी मूर्खतापूर्ण बात कह देते थे जिससे कत्ल की गुत्थी सुलझ जाती थी। और वे हर केस का लिखित रिकॉर्ड भी रखते थे। मैंने थोड़ा झेपते हुए अपना गला साफ किया। दरअसल मैंने भी कैप्टन हेस्टिंग्स से के कुछ किस्से पढ़े हैं, और मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी इस केस का ब्यौरा लिखूं। आखिर ऐसा मौका ज़िंदगी में बार बार नहीं आता। ये सुनते ही पायरो कुर्सी से उछल पड़े। उनकी आंखें चमक उठी। शानदार! क्या आपने अपने विचार लिख लिए? मुझे अभी देखने दें। मैं अपनी डेस्क की ओर बढ़ा और अपनी वह पांडुलिपि निकाल लाया जिसे मैंने अध्यायों में बांट रखा था। मैंने उसे पायरो को सौंप दिया और खुद एक मरीज़ को देखने निकल गया। जब मैं 8 बजे लौटा तो पता चला कि पायरो मेरी कार्यशाला यानी वर्कशॉप में बैठकर उसे पढ़ रहे हैं। मैं अंदर पहुंचा तो पायरो ने पांडुलिपि पर हाथ रखते हुए कहा, ई बीन डॉक्टर, मैं आपकी विनम्रता और आपकी खामोशी के लिए आपको बधाई देता हूँ। खामोशी? मैंने हैरानी से पूछा। हाँ, हेस्टिंग्स की तरह इसमें हर जगह मैं नहीं है। आपने तथ्यों को बड़ी ईमानदारी और सटीकता से दर्ज किया है, पर खुद को बैकग्राउंड में रखा है। इस डायरी ने मेरी बहुत मदद की है। रात 9 बजे पायरो के घर यानी द लॉर्चेस का दृश्य देखने लायक था।
कमरा रोशनी से जगमगा रहा था और कुर्सियों के विशेष क्रम में लगाया गया था। फर्नली पार्क के सभी मुख्य लोग वहाँ मौजूद थे। मिसेस एक्रॉयड, फ्लोरा, मेजर ब्लंट, जेफरी रेमंड और साथ ही पार्कर और मिस रसेल। पायरो ने उर्सुला का हाथ पकड़ा और उसे सबके सामने लाकर एक धमाका किया। देवियों और सज्जनों, यह महिला मिसेस रॉल्फ पैटर्न है। इनकी शादी पिछले मार्च में हुई थी। मिसेस एक्रॉयड के मुंह से चीख निकल गई। फ्लोरा ने बड़ी शालीनता से उर्सुला का हाथ थाम लिया। हमें बहुत ताज्जुब हुआ, पर मुझे खुशी है कि रॉल्फ ने तुम्हें चुना। जेफरी रेमंड ने पूछा, क्या रॉल्फ लिवरपूल में पकड़े गए हैं, जैसा कि अखबार में छपा था? वो लिवरपूल में नहीं है, पायरो ने संक्षिप्त जवाब दिया। वो कहाँ है, ये केवल हरक्यूल पायरो जानता है। पायरो ने जब अपनी आवाज़ गंभीर की, आप सभी संदिग्ध हैं। आप सबके पास रॉजर एकरॉयड को मारने का मौका और कारण था। मैंने इस केस की शुरुआत उन पैरों के निशानों, उस रेशमी कपड़े के टुकड़े और समर हाउस में मिले हंस के पंख से की थी। मुझे वह शादी की अंगूठी भी मिली जिस पर आर लिखा था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था, पायरो ने नाटकीय अंदाज में कहा, कि रात 9:30 बजे जब मेजर ब्लंट और मिस्टर रेमंड ने रॉजर को किसी से बात करते सुना तो कमरे में कौन था? रॉल्फ पैटर्न तो समर हाउस में उर्सुला के साथ थे। चार्ल्स कैंट जा चुके थे, तो फिर रॉजर किससे बात कर रहे थे? सब सन्न होकर पायरो को देख रहे थे। मेरा उत्तर है, रॉजर किसी से बात नहीं कर रहे थे, वे अकेले थे। लेकिन हमने आवाज़ें सुनी थी। रेमंड ने विरोध किया। आपने रॉजर को ये कहते सुना था, मेरे बटुए पर हाल ही में इतनी बार घंटी बजी है कि मैं आपका अनुरोध नहीं मान सकता। क्या कोई इंसान किसी दूसरे से बात करते समय ऐसे औपचारिक शब्द इस्तेमाल करेगा? नहीं। रॉजर दरअसल डिक्टाफोन पर अपना संदेश रिकॉर्ड कर रहे थे। रेमंड के मुंह से आह निकल गई। डिक्टाफोन? हाँ, एक सेल्समैन आया था। रॉजर ने उसे खरीदा होगा। बिल्कुल, पायरो ने कहा। मेजर ब्लंट ने जो सुना वह डिक्टाफोन की आवाज़ थी। रॉजर उस समय तक शायद मर चुके थे या अकेले थे, पर इसका मतलब ये भी है कि 9:30 बजे का वह समय एक धोखा था। रेमंड ने सिर हिलाया। शानदार खोज, पर इससे रॉल्फ पैटर्न की स्थिति नहीं बदलती। वो अब भी सबसे बड़े संदिग्ध हैं। अगर वह निर्दोष है तो वे सामने क्यों नहीं आते? पायरो की आंखों में एक रहस्यमयी चमक थी। धैर्य रखें मिस्टर रेमंड, रात अभी बाकी है। अध्याय 24। रॉल्फ पैटर्न की कहानी। वो पल मेरे लिए भारी स्तब्धता और असहजता का था। मुझे ठीक से याद भी नहीं कि आगे क्या हुआ। बस विस्मय से भरी चीखें और हैरानी भरा शोर मेरे कानों में गूंज रहा था। जब मैं थोड़ा संभला तो देखा कि रॉल्फ पैटर्न अपनी पत्नी यानी उर्सुला का हाथ थामे खड़े थे और कमरे के उस पार मेरी ओर देख मुस्कुरा रहे थे। पायरो भी मुस्कुरा रहे थे, पर उनकी एक उंगली मेरी और चेतावनी भरे लहजे में हिल रही थी। क्या मैंने तुमसे दर्जनों बार नहीं कहा डॉक्टर कि हरक्यूल पायरो से कुछ भी छिपाना व्यर्थ है? उन्होंने पूछा। फिर वे बाकी मेहमानों की ओर मुड़े। आपको याद होगा, एक दिन हम इसी मेज़ के चारों ओर बैठे थे। मैंने आप सभी पर कुछ न कुछ छिपाने का आरोप लगाया था। 5 में से 4 लोगों ने अपना राज खोल दिया, पर डॉक्टर शेपर्ड खामोश रहे। मुझे तभी शक हो गया था डॉक्टर। उस रात रॉल्फ को ढूंढने थ्री बर्ड्स गए थे, पर वह उन्हें वहाँ नहीं मिला। मुझे लगा कि शायद लौटते वक्त रास्ते में उनकी मुलाकात रॉल्फ से हो गई हो। डॉक्टर रॉल्फ के दोस्त थे और वे कत्ल वाली जगह से आ रहे थे। उन्हें पता था कि रॉल्फ की स्थिति कितनी नाजुक है। हाँ, मैंने भारी मन से कहा, अब सब सच बताने का समय आ गया। मैं उस दोपहर रॉल्फ से मिला था। उसने मुझे अपनी गुप्त शादी और अपनी परेशानियों के बारे में बताया। जैसे ही हत्या की खबर मिली, मुझे एहसास हुआ कि सारा शक रॉल्फ पर जाएगा। उसकी रक्षा करने के लिए मैं थोड़ा हिचकिचाया, तो रॉल्फ ने बात पूरी की। बचाव के लिए। दरअसल उर्सुला उस रात मुझे छोड़कर चली गई थी। मुझे डर था कि कहीं उसने गुस्से में आकर मेरे सौतेले पिता पर हमला न कर दिया हो। रॉजर ने उस दोपहर उसका बहुत अपमान किया था। मुझे लगा कि शायद उर्सुला ने आवेश में आकर वह कदम उठा लिया हो। रॉल्फ की बात सुनकर उर्सुला ने अपना हाथ छुड़ा लिया। रॉल्फ, क्या तुम्हें सच में लगा था कि मैं कातिल हूँ? पायरो ने बीच में हस्तक्षेप किया। चलिए, डॉक्टर शेपर्ड की उस चतराई पर वापस आते हैं। डॉक्टर ने रॉल्फ को पुलिस से छिपाने के लिए एक बेहतरीन जगह चुनी, एक नर्सिंग होम, यानी मानसिक आरोग्य गृह। मैंने एक मंदबुद्धि भतीजे की कहानी गढ़ी और कैरोलिन से सलाह ली। उन्होंने क्रेंचेस्टर के पास 2 नर्सिंग होम बताए। जांच करने पर पता चला कि शनिवार सुबह डॉक्टर खुद एक मरीज को वहां छोड़कर आए थे। वो मरीज रॉल्फ पैटर्न ही था। कल सुबह मैं उसे वहां से अपने घर ले आया। मैंने पायरो की ओर देखा तो कैरोलिन का वह होम ऑफिस एक्सपर्ट रॉल्फ ही था, और मुझे भनक तक नहीं लगी। पायरो ने मेरी डायरी की ओर इशारा किया। आपकी डायरी? वो सच तो थी, पर अधूरी थी। आपने तथ्यों को तो लिखा, पर रॉल्फ के बारे में आप शालीनता से मौन रहे। रॉल्फ ने मेरी ओर कृतज्ञता से देखा। डॉक्टर शेपर्ड बहुत वफादार रहे। उन्होंने वही किया जो उन्हें सही लगा, पर अब मुझे एहसास है कि मुझे भागना नहीं चाहिए था। जेफरी रेमंड ने उत्सुकता से पूछा, तो उस रात वास्तव में क्या हुआ था? मैं रात 9:45 बजे समर हाउस से निकला, रॉल्फ ने बताया। मैं गलियों में भटकता रहा।
ये सोचता हुआ कि अब क्या करूं। मेरे पास कोई पुख्ता सबूत यानी एलिबी नहीं है, पर मैं ईश्वर की कसम खाता हूं कि मैं स्टडी रूम के अंदर नहीं गया। मैंने अपने सौतेले पिता को उस रात नहीं देखा। पुख्ता सबूत का ना होना एक गंभीर समस्या है, रेमंड ने बुदबुदाते हुए कहा, पर इससे मामला बहुत सरल हो जाता है। पायरो ने एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा, रॉल पैटर्न को बचाने का अब केवल एक ही रास्ता है, असली कातिल अपना जुर्म कबूल कर ले। पायरो अचानक गंभीर हो गए। उनका पूरा व्यक्तित्व बदल गया, जैसे कोई शिकारी अपने शिकार के करीब हो। मैं आप सबसे कह रहा हूँ, रॉजर एक्रोइड का हत्यारा इसी कमरे में हमारे बीच बैठा है। मैं उसी हत्यारे से बात कर रहा हूँ। कमरे में मौत जैसा सन्नाटा छा गया। तभी पायरो की नौकरानी एक टेलीग्राम लेकर आई। पायरो ने उसे पढ़ा और उसे मसल कर एक छोटी सी गेंद बना दी। आपको पता है कातिल कौन है? मेजर ब्लंट की आवाज़ कमरे में गूंजी। पायरो ने मेज़ पर रखे उस मसले हुए टेलीग्राम को थपथपाया। एक वायरलेस संदेश, एक समुद्री जहाज़ से जो अमेरिका की ओर जा रहा है। मुझे अब सब पता चल चुका है। पायरो खड़े हुए शालीनता से झुककर अभिवादन किया। देवियों और सज्जनों, ये सभा अब समाप्त होती है। याद रखिए, कल सुबह ये सारी सच्चाई और हत्यारे का नाम इंस्पेक्टर रैगलन के पास होगा। पायरो की चेतावनी ने हवा में एक अनजाना खौफ पैदा कर दिया था। सभा समाप्त हुई, पर कत्ल की रात का असली रहस्य अब उजागर होने ही वाला था। अध्याय 25। पूरा सच। पायरो के एक छोटे से इशारे ने मुझे रुकने का संकेत दिया। मैंने आज्ञा मानी और आग के पास खड़ा होकर खामोशी से अपने जूते के अंगूठे से जलती लकड़ियों को कुरेदने लगा। मेरा मन गहरे संशय में था। पहली बार मुझे पायरो के इरादे समझ नहीं आ रहे थे। एक पल के लिए मुझे लगा कि जो ड्रामा मैंने अभी देखा वो महज एक दिखावा था, कि वह खुद को महत्वपूर्ण दिखाने के लिए वह कॉमेडी कर रहा था, जैसे कि वह अक्सर कहता था। लेकिन अपनी इच्छा के विरुद्ध भी मुझे उसकी बातों में एक ठंडी सच्चाई महसूस हुई, एक ऐसी ईमानदारी जिसे झुटलाया नहीं जा सकता था। पर फिर भी मुझे लगा कि वह गलत दिशा में जा रहा है। जब अंतिम मेहमान के जाने के बाद दरवाज़ा बंद हो गया तो वह आग के पास आया। तो मेरे दोस्त, उसने शांत स्वर में कहा, इस सब के बारे में तुम्हारा क्या विचार है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैंने साफ तौर पर कहा। इस तमाशे का क्या मतलब था? दोषी को इतनी लंबी चेतावनी देने के बजाय आपने सीधे इंस्पेक्टर रेगलन को सच क्यों नहीं बता दिया? पायरो बैठ गया और अपनी रूसी सिगरेट निकाली। उसने 1-2 मिनट खामोशी से धुआं उड़ाया, फिर बोला, अपने दिमाग का इस्तेमाल करो डॉक्टर। मेरे हर काम के पीछे एक ठोस कारण होता है। मैं एक पल के लिए हिचकिचाया, फिर बोला, मुझे जो पहला कारण समझ आता है वो ये कि आप खुद नहीं जानते कि कातिल कौन है, पर आपको यकीन है कि वह आज रात यहाँ मौजूद था। तो क्या आप अपना तो क्या आपका मकसद उस अज्ञात हत्यारे से कबूलनामा करवाना था? पायरो ने सिर हिलाया। एक चालाक विचार, पर सच नहीं। तो क्या आप उसे यह विश्वास दिलाना चाहते थे कि आप सब जानते हैं, ताकि वह घबरा कर कोई गलती कर दे? या शायद वो आपको चुप कराने की कोशिश करे, जैसे उसने एक्रोड को किया था? एक जाल जिसमें मैं खुद चारा बनूं। शुक्रिया दोस्त, पर मैं इतना बहादुर नहीं हूँ। तो फिर मैं आपकी बात नहीं समझ पा रहा हूँ। उसे इस तरह सचेत करके क्या आप उसे भागने का मौका नहीं दे रहे? पायरो ने अपना सिर हिलाया। उसने गंभीरता से कहा, वो बच नहीं सकता। बाहर निकलने का केवल एक ही रास्ता है, और वह रास्ता आज़ादी की ओर नहीं ले जाता। मैंने अविश्वास से पूछा, क्या आपको वाकई लगता है कि आज रात यहाँ मौजूद लोगों में से किसी ने हत्या की है? हाँ मेरे दोस्त। किसने? कुछ मिनटों तक सन्नाटा छाया रहा। फिर पायरो ने सिगरेट का टुकड़ा अंगीठी में फेंक दिया और चिंतनशील स्वर में बोलने लगे, मैं तुम्हें उसी रास्ते पर ले चलूंगा जिस पर मैं खुद चला हूं। तुम कदम दर कदम मेरे साथ चलोगे और देखोगे कि कैसे सारे तथ्य केवल एक ही व्यक्ति की ओर इशारा करते हैं। शुरुआत में दो तथ्यों और समय के एक छोटे से अंतर ने मेरा ध्यान खींचा। पहला, वो टेलीफोन कॉल। अगर रॉल्फ पैटन कातिल होता तो वह फ़ोन कॉल पूरी तरह बेतुकी होती। इसलिए मैंने तय किया कि रॉल्फ हत्यारा नहीं है। मैंने ये भी निष्कर्ष निकाला कि वह फ़ोन घर के किसी सदस्य ने नहीं किया होगा, पर कातिल इसी घर में मौजूद था। यानी फ़ोन किसी बाहरी साथी ने किया होगा। पर सवाल ये था कि फ़ोन का मकसद क्या था। इसका परिणाम यह हुआ कि हत्या का पता उसी रात चल गया, न कि अगली सुबह। क्या तुम सहमत हो? हाँ, मैंने स्वीकार किया। रॉजर ने आदेश दिया था कि उन्हें परेशान न किया जाए, तो सुबह से पहले कोई कमरे में नहीं जाता। बिल्कुल। पर कत्ल का पता उसी रात चलने का क्या फ़ायदा था? केवल यही कि हत्यारा ये सुनिश्चित करना चाहता था कि जब दरवाज़ा तोड़ा जाए तो वह वहाँ मौजूद रहे। और अब हम दूसरे तथ्य पर आते हैं। वो सरकाई हुई कुर्सी। इंस्पेक्टर ने उसे मामूली समझा, पर मेरे लिए ये चाबी थी। तुम्हारे बनाए नक्शे के अनुसार वह कुर्सी मेज़ और खिड़की के बीच में रखी गई थी। वह मेज़ को पूरी तरह ढक रही थी। इसका मतलब, पायरो ने आगे कहा, मेज़ पर कुछ ऐसा था जिसे छुपाना ज़रूरी था। कुछ ऐसा जिसे कातिल तुरंत अपने साथ नहीं ले जा सका था। और इसलिए वो फ़ोन कॉल किया गया, ताकि कातिल को घटनास्थल पर पहुंचने का मौका मिले और वह उस चीज़ को वहां से हटा सके। पुलिस के पहुंचने से पहले वहां 4 लोग थे, तुम, पार्कर, ब्लंट और रेमंड।
पार्कर को मैंने हटा दिया क्योंकि उसने खुद कुर्सी के बारे में बताया था। ब्लंट और रेमंड भी संदिग्ध थे, पर वह चीज़ क्या थी? जैसे ही मुझे पता चला कि एक डिक्टाफोन कंपनी का प्रतिनिधि आया था, मुझे सुराग मिल गया। डिक्टाफोन, पर कमरे में कोई डिक्टाफोन नहीं मिला। इसका मतलब उसे वहाँ से हटाया गया था। वो भारी था, उसे जिम में नहीं रखा जा सकता था। उसे ले जाने के लिए किसी बैग की ज़रूरत थी। अब कातिल की धुंधली तस्वीर साफ होने लगी। एक ऐसा व्यक्ति जो तुरंत वहां पहुंचा, जिसके पास डिक्टाफोन छिपाने के लिए कोई बैग था, और सबसे महत्वपूर्ण, 9:30 बजे रॉजर की जो आवाज़ सुनी गई वो रॉजर की नहीं बल्कि डिक्टाफोन की थी। रॉजर उस समय तक मर चुके थे। अब पैरों के निशानों पर आते हैं। वे जानबूझकर रॉल्फ पैटर्न को फंसाने के लिए बनाए गए थे। कातिल ने उस दिन थ्री ब्यूअर सराय से रॉल्फ के जूते चुराए थे। उन जूतों का दूसरा जोड़ा वहाँ सफाई के लिए रखा था। कातिल ने वे जूते पहने, निशान बनाए और फिर उन्हें वापस रख दिया। पर रॉल्फ उस रात जूते नहीं बल्कि बूट्स पहने हुए था, जैसा कि तुम्हारी बहन ने बताया। तो अब हत्यारे का विवरण पूरा होता है। एक ऐसा व्यक्ति जो उस दिन सराय में मौजूद था, जिसे डिक्टाफोन के बारे में पता था, जिसके पास उसे छुपाने के लिए एक काला बैग था, और जो कत्ल के तुरंत बाद कमरे में अकेला था, जबकि पार्कर पुलिस को फ़ोन करने गया था। पायरो रुका और उसने अपनी पैनी नज़र मुझ पर टिका दी। कमरे में सन्नाटा इतना गहरा था कि घड़ी की टिक टिक भी हथौड़े जैसी लग रही थी। वास्तव में, पायरो ने धीमी पर अटल आवाज़ में कहा, डॉक्टर शेपर्ड, वो व्यक्ति आप हैं। अध्याय 26। और सच के सिवा कुछ नहीं। कमरे में करीब 1.5 मिनट तक भारी सन्नाटा छाया रहा। फिर मैं अचानक हंस पड़ा। पायरो, तुम पागल हो गए हो, मैंने कहा। नहीं, पायरो ने बेहद शांत स्वर में जवाब दिया। मैं पागल नहीं हूँ। समय की एक छोटी सी विसंगति नहीं, सबसे पहले मेरा ध्यान तुम्हारी ओर खींचा था, बिल्कुल शुरुआत में ही। समय की विसंगति? मैंने उलझन में पूछा। हाँ, आपको याद होगा कि सभी इस बात पर सहमत थे, आप भी, कि लॉज के गेट से घर तक पैदल जाने में केवल 5 मिनट लगते हैं। लेकिन उस रात आप 9 बजने में 10 मिनट पहले घर से निकले थे, जैसा कि आपके और पार्कर दोनों के बयान से साबित है। फिर भी जब आप गेट से गुजरे तो 9 बज चुके थे। वो एक सर्द रात थी। कोई भी व्यक्ति बाहर सुस्ती नहीं दिखाना चाहेगा। तो उस 5 मिनट की दूरी को तय करने में आपको 10 मिनट क्यों लगे? पायरो थोड़ा आगे झुके। शुरू से ही मेरे पास केवल आपका यह बयान था कि खिड़की बंद थी। एक्रोइड ने आपसे पूछा था, केवल पूछा था कि खिड़की बंद है या नहीं। उन्होंने खुद कभी देखा नहीं। तो मान लीजिए कि वह खिड़की खुली थी। क्या उन 10 मिनटों में आपके पास इतना समय नहीं था कि आप घर के बाहर दौड़ें, जूते बदलें, खिड़की से अंदर चढ़ें, एक्रोइड की हत्या करें और 9 बजने तक गेट तक पहुंच जाएं? पर मैंने इस थ्योरी को खारिज कर दिया, क्योंकि एक्रोइड जैसा घबराया हुआ आदमी आपके हार्ट ज़रूर सुन लेता। तो फिर? मैंने पूछा। सच ये है कि आपने जाने से पहले ही एक्रोइड को मार डाला था, ठीक उस वक्त जब आप उनकी कुर्सी के पास खड़े थे। फिर आप सामने के दरवाजे से बाहर निकले, समर हाउस की ओर भागे, अपने साथ लाए बैग से रॉल्फ पैटन के जूते निकाले, उन्हें पहना और खिड़की के नीचे पैरों के निशान छोड़े। फिर आप खिड़की से अंदर चढ़े, स्टडी रूम का दरवाज़ा अंदर से बंद किया, वापस समर हाउस भागे, अपने जूते बदले और गेट की ओर दौड़ पड़े। मैंने खुद ये करके देखा। इसमें ठीक 10 मिनट लगते हैं, और डिक्टाफोन के ज़रिए आपने अपनी बेगुनाही का वक्त 9:30 तय कर दिया था। मेरे प्यारे पायरो, मैंने बनावटी हंसी के साथ कहा, आप कल्पना की उड़ान भर रहे हैं। एंड एक्रोइड को मारकर मुझे भला क्या मिलता? सुरक्षा, पायरो ने कहा। मिसेस फेरस को ब्लैकमेल आप ही कर रहे थे। एक डॉक्टर से बेहतर भला कौन जानता था कि मिस्टर फेरस की मौत स्वाभाविक नहीं थी। आपने 20,000 पाउंड वसूले थे, पर उसे सट्टेबाजी में गंवा दिया। जब आपने मिसेस फेरस पर ज़्यादा दबाव डाला तो उन्होंने आत्महत्या कर ली। अगर रॉजर एक्रोइड को वह पत्र मिल जाता और उन्हें सच पता चल जाता तो वे आपको कभी माफ़ नहीं करते। आप हमेशा के लिए बर्बाद हो जाते। और वह फ़ोन कॉल? मैंने खुद को संभालते हुए पूछा। क्या उसका भी कोई स्पष्टीकरण है आपके पास? पायरो मुस्कुराया। वो फ़ोन कॉल सबसे चालाकी भरा कदम था। आपको फर्नली पहुंचने और लाश मिलने के लिए एक बहाने की ज़रूरत थी। उस सुबह आपके मरीजों में एक अमेरिकी जहाज़ का स्टीवर्ड भी था। आपने उसे एक नोट दिया और कहा कि वह स्टेशन पहुंचकर आपको फ़ोन करे। मैंने उसे एक वायरलेस संदेश भेजा था और ये उसका जवाब है। फ़ोन असली था, पायरो ने कहा। आपकी बहन ने आपको फ़ोन उठाते देखा था, पर फ़ोन पर क्या कहा गया वो केवल आप जानते थे। मैंने लंबी जमाई ली। ये सब बहुत दिलचस्प है पायरो, पर व्यवहारिक रूप से इसका कोई सबूत नहीं है। क्या आपको वाकई ऐसा लगता है? पायरो ने गंभीर होकर कहा। याद रखिए, कल सुबह इंस्पेक्टर रेगलॉन को सब पता चल जाएगा। लेकिन आपकी बहन कैरोलिन की खातिर मैं आपको एक सम्मानजनक रास्ता निकालने का मौका दे रहा हूँ। नींद की दवा की एक ज़्यादा खुराक। आप समझ रहे हैं ना? पर रॉल्फ पैटर्न को बेगुनाह साबित करना होगा। मेरा सुझाव है कि आप अपनी इस पांडुलिपि को पूरा करें और इस बार सच लिखें। मैंने व्यंग से कहा। आप सुझाव देने में माहिर हैं पायरो। याद रखिए डॉक्टर,
एक्रॉयड की तरह मुझे चुप कराने की कोशिश मत कीजिएगा। हरक्यूल पायरो के सामने ऐसी चालें काम नहीं आती। मेरे प्यारे पायरो, मैंने मुस्कुराते हुए कहा, मैं चाहे जो भी हूँ, मूर्ख नहीं हूँ। मैं खड़ा हो गया। खैर, अब मुझे घर जाना चाहिए। इस ज्ञानवर्धक शाम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जब मैं कमरे से बाहर निकला तो पायरो हमेशा की तरह विनम्रता से झुके और मुझे अंतिम विदाई दी। अध्याय 27, क्षमा याचना, अंतिम सत्य। सुबह के 5 बज रहे हैं। मैं बुरी तरह थका हूँ, पर आखिरकार मेरा काम पूरा हो गया। घंटों लिखने की वजह से मेरे बाहों में तेज़ दर्द है। मेरी इस कहानी का कितना अजीब और अनपेक्षित अंत हुआ है। सच तो यह है कि मैंने इसे ये सोचकर लिखना शुरू किया था कि एक दिन इसे हरक्यूल पायरो की विफलताओं के एक दस्तावेज के रूप में प्रकाशित करूंगा, पर विधाता को कुछ और ही मंजूर था। चीज़ें कितनी अजीब मोड़ लेती हैं। मुझे तो उसी दिन किसी अनहोनी का पूर्वाभास हो गया था जब मैंने रॉल्फ पैटर्न और मिसेस फेरर्स को एक साथ सिर झुकाकर बातें करते देखा था। तब मुझे लगा था कि वे कोई राज साझा कर रही हैं। हालांकि बाद में मैं गलत साबित हुआ, पर वह आशंका उस रात एक्रॉयड के स्टडी रूम में जाने तक बनी रही, जब तक कि उन्होंने मुझे पूरी सच्चाई नहीं बता दी। बेचारा एक्रॉयड। मुझे इस बात का संतोष है कि मैंने उसे एक मौका दिया था। मैंने उससे आग्रह किया था कि वह उस पत्र को तुरंत पढ़ ले। या शायद मेरे अवचेतन मन में ये बात साफ थी कि रॉजर जैसे ज़िद्दी आदमी को पत्र पढ़ने के लिए उकसाने का मतलब था उसे अकेले में पत्र पढ़ने के लिए मजबूर करना। उस रात उसकी घबराहट मनोवैज्ञानिक रूप से बड़ी दिलचस्प थी। उसे पता था कि खतरा उसके सिर पर है, पर फिर भी उसने मुझ पर रत्ती भर भी शक नहीं किया। खंजर का ख्याल तो बाद में आया। मैं अपने साथ एक छोटा और अचूक हथियार लाया था, पर जब मैंने चांदी की मेज़ पर वह खंजर देखा तो मुझे तुरंत एहसास हुआ कि एक ऐसे हथियार का इस्तेमाल करना कितना बेहतर होगा जिसका सुराग मुझ तक ना पहुँच सके। शायद मेरा इरादा उसे ख़त्म करने का ही था। मिसेस फेरर्स की मृत्यु की खबर मिलते ही मुझे यकीन हो गया था कि उन्होंने रॉजर को सब कुछ बता दिया होगा। जब मैं उससे मिला और उसे इतना परेशान देखा तो मुझे लगा कि उसे सच पता चल चुका है और वह बस मुझे गलत साबित करने का एक आखिरी मौका दे रहा है। मैं घर गया और पूरी सावधानी बरती। 2 दिन पहले उसने मुझे जो डिक्टाफोन ठीक करने के लिए दिया था वो मेरे लिए वरदान साबित हुआ। मैंने उसे जानबूझकर अपने पास रख लिया और उस शाम उसे अपने बैग में लेकर चला गया। एक लेखक के रूप में मैं अपनी कला से काफ़ी संतुष्ट हूँ। उदाहरण के लिए मेरे इस वाक्य देखिए, पत्र 9 बजने में 20 मिनट पर लाए गए थे। जब मैं उसे छोड़कर गया तब 9 बजने में ठीक 10 मिनट बचे थे और पत्र अभी भी पढ़ा नहीं गया था। उस वक्त दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखे हुए मैंने पीछे मुड़कर देखा था और सोचा था कि क्या मुझसे कुछ छूट गया है। सब कुछ सच है जैसा कि आप देख रहे हैं, पर ज़रा सोचिए, अगर मैंने उन दो वाक्यों के बीच केवल कुछ बिंदु यानी निशान लगा दिए होते तो क्या कोई सोच भी पाता कि उन 10 मिनटों के अंतराल में क्या हुआ था। जब मैंने दरवाजे से कमरे का आखिरी मुआयना किया तो मैं पूरी तरह आश्वस्त था। कोई भी काम अधूरा नहीं था। डिक्टाफोन मेज़ पर रखा था जिसे 9:30 बजे बजने के लिए सेट किया गया था। उसका अलार्म तंत्र काफ़ी सटीक था और आर्म चेयर को इस तरह सरकाया गया था कि दरवाजे से मेज़ दिखाई न दे। पार्कर से दरवाजे के ठीक बाहर अचानक टकरा जाना मेरे लिए एक बड़ा झटका था, पर मैंने उसे भी अपनी डायरी में पूरी सच्चाई से दर्ज किया। बाद में जब शव मिला और मैंने पार्कर को पुलिस को फ़ोन करने भेजा तो मैंने उतनी देर में वह डिक्टाफोन अपने बैग में छुपा लिया और कुर्सी को वापस उसकी जगह पर लगा दिया। मुझे लगा था कि पार्कर लाश को देखकर सब कुछ भूल जाएगा, पर उसकी वफादार नौकर वाली आंखों ने उस कुर्सी को देख ही लिया। काश मुझे पहले से पता होता कि फ्लोरा ये झूठ बोलने वाली है कि उसने अपने अंकल को 9:45 बजे जीवित देखा था। उस एक बात ने मुझे जितना उलझाया उतना किसी और चीज़ ने नहीं। मुझे हमेशा सबसे ज़्यादा डर अपनी बहन कैरोलीन से लगता था। मुझे डर था कि कहीं उसकी पैनी नज़रें सच तक न पहुंच जाएं। खैर, उसे कभी सच पता नहीं चलेगा। जैसा कि पायरो ने कहा था, अब बाहर निकलने का केवल एक ही रास्ता है। पायरो और इंस्पेक्टर रेगला मिलकर मामला सुलझा लेंगे। मैं नहीं चाहता कि कैरोलीन को मेरी असलियत पता चले। वो मुझे बहुत प्यार करती है और उसे मुझ पर गर्व है। मेरी मृत्यु उसे तोड़ देगी, पर समय के साथ घाव बढ़ जाते हैं। जब मैं ये आखिरी पन्ना लिख लूँगा तो मैं इस कहानी को एक लिफाफे में बंद करके पायरो को भेज दूँगा और फिर वेरोनल यानी नींद की दवा, शायद यही असली न्याय होगा। मिसेस फेरर्स की मौत का दोष मुझ पर नहीं है। वह उनके अपने कर्मों का फल था। मुझे उन पर दया नहीं आती और खुद पर भी नहीं। तो अब वेरोनल से ही होने दो तो अब अंत वेरोनल से ही होने दो। पर अंत में मेरी बस एक ही कसक है, काश हरक्यूल पायरो रिटायर होकर यहाँ कद्दू उगाने ना आए होते। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, अगाथा क्रिस्टी के नॉवेल द मर्डर ऑफ रोजर एक्रोइड को हम यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगाथा क्रिस्टी के किसी और नॉवेल में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।